चल रहा है। और आपदा से कितनी सड़कों को नोट वाइज करें सर, आपने ये किया, आप उस दिन मुझे लिखित में चाहिए अगली कार्रवाई में आपकी कितनी सड़कें अभी पंचायत में बंद है हमारी देवी आपदा से आपदा के चक्कर में, और कितनी सड़कें आपकी चालू है, उसमें आप क्या काम कर रहे हैं, और कितने आपके टेंडर हो गए हैं, कितने होने हैं, आपने आज तक कितने नया काम किए हैं और कितने अब आने होने हैं, आपके पास कितने जेई हैं, कौन जेई कहां काम कर रहा है, कौन सी सड़क किस जेई के पास है। ठीक है, ये आप हमें लिखित में हमारे सदन को बताएंगे, अगली बाहर की बैठक होगी। ठीक है सर, नोट करें आप इसको। अधिशासी अभियंता जल संस्थान चिन्हैनी सड़क, आप उठे, आप नोट करें हमारे बिंदु जो हम बोल रहे हैं आपसे। आपकी कितनी नया लाइनें बिक चुकी है नगर पालिका क्षेत्र चिन्हैनी सड़क, ये मेरे गांव के जितने क्षेत्र हैं आपके पास, और कितनी हमारी आपदा के कारण टूटी है, और कितने में आप काम कर रहे हैं, और कितने आपने नया बनवा लिया, और कितने आप जो दिक्कतों में है लोगों की पानी की अभिसुआ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कितना बजट आता है और कितना आपने खर्च किया है और कितना आपके पास शेष है, ये आप हमें लिखित में दें अगली बैठक में। ठीक है जी। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय चिन्हैनी सड़क, आपके पास हमारी गोलें होती होगी, तो कितनी गोल कहां क्या बन रही है, कितनी हमारी क्षतिग्रस्त हुई है, नोट करें आप इसको आप लिखित आदेश माने अपने लिए, कितनी हमारी गोलें प्रेजेंट में चालू है और कहां है, और कितनी हमारी आपदा में टूटी है, आपका उसमें क्या हो रहा है और आप क्या क्या उसमें करेंगे। ठीक है जी, ये हमें अगली बैठक में बताएंगे आप। अधिशासी अभियंता जल विद्युत निगम चिन्हैनी सड़क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वन क्षेत्र धरासू, आप भी नोट करें, अगली बैठक में आपके रंजन साहब हमें यहाँ उनको बोल देना कि रंजन साहब चाहिए, आपके जंगलात में सिविल स्वयं का और रिजर्व का, सिविल स्वयं का आप नहीं करते सर, रिजर्व वाला करते हैं आप, कितने काम चल रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में जो बात का आतंक है इसलिए आपने क्या किया और क्या कार्रवाई करनी है, ये भी आप हमें लिखित में दें, नोट करें आप और उसको बता दें। विकास खंड प्रभारी कृषि, आप कृषि विभाग से आपने आपके यंत्रों का वितरण हो रहा है, मेरे संज्ञान में है, कितने यंत्र आपने दे दिए, कितने टेंट बनवाए, कितने आप कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं, कितने किए, कितने आपके प्रगति में हैं, और आप हमारे क्षेत्र में क्या नया कर सकते हैं, यह आप लिखित नोट में हमारे पास अगली बैठक में रहें। ठीक है, आपको भी मैं नोट कराऊं कि पशुपालन के क्षेत्र में आपके विभाग से हमारे ग्राम पंचायतों में, हमारे विकास खंड में क्या कार्रवाई हो रही है, कितने आपने नया पशु दिए, कितने आपने चारा दिया, क्या आप इसमें दवाई के रख रखाव, क्या किस तरह से आपके जो पशु प्रसार अधिकारी हैं, सारी चीजें हमें आप लिखित में अगली बैठक में उपलब्ध कराएं। ठीक है जी, क्योंकि हमारी पशुपालन ही लीड करती है कृषि और पशुपालन पहाड़ों में। शायद आप भी हमें बताएं कि आपने फलपट्टी में हमारे क्षेत्रों में कितना काम कराया है, बागवानी में कितना है, कितने आपने जो है फलदार वृक्ष लगवाए हैं, कितने लगवाएंगे, लिखित में आप इसको लिखें। परसों में सुनूंगा नहीं इस बात को बिल्कुल भी, जो अगली बैठक हमारी होगी। साहब खाते निरीक्षक चिन्हैनी सड़क, आप बताए हैं, ये तो आप आज हमारे बच्चे अगली बैठक के लिए आप नोट करें कि अभी हम आपदा की व्यवस्था आप बता देंगे। आपदा में हमारे रोहतन में भी आपदा बहुत चारों तरफ से रोड बंद है और वहाँ लोगों के घर में ना आटा ना चावल है, क्या आपने उनको राशन उपलब्ध नहीं कराई कंट्रोल डीलर को? नहीं, इस बरसात में हमने 3 महीने एडवांस में राशन सरकार ने दी है, तो क्या वो 3 महीने हमारे उसको डीलरों को नहीं जाती है? तो लोगों को लोग ये इस तरह के मेरे पास रिपोर्ट आ रखी है रोहतल का आपका डीलर कौन है? हस्बैंड से फोन करें यार, बात करें कि ये इस तरह की योजना क्षेत्र पंचायत लिख के दे रहा है कि वहां पे लोगों को राशन नहीं है। ये
ये लिस्ट आ रखी है मेरे पास, ये दिखा दो जरा उनको, सारे लोगों के नाम, ये आटा चावल के लिए। अच्छा, और दूसरा आप नोट करें कि इस बात करते हैं हमारे पास कितने कार्ड हैं पूरी विकास खंड प्रत्येक ग्राम पंचायत का, कितने बीपीएल है, कितने अंत्योदय है, टोटल राशन कितनी आती है, आप कितना वितरण करते हैं, ठीक है, लिखित में चाहिए हमको ये चीज। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाले तो है नहीं, तहसीलदार महोदय आपकी कुछ चीजें नोट करें कि हमारे क्षेत्र में आपदा की बहुत विकट स्थिति हो रखी है, कहीं के मकान, कहीं के जो है घर और दीवारें, रास्ते सब क्षतिग्रस्त हैं। आपके पटवारियों के माध्यम से इनके सबके टिकट भरे गए हैं कि नहीं भरे गए, इसका संज्ञान लेना। अगली बैठक में हमें लिखित में आप लोग भी सूचित करें। खंड शिक्षा अधिकारी चिन्ह शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग कुछ नोट कर पाएंगे? हाँ, करो। आप ये बताएं कि हमारे टोटल विकास खंड में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें किस स्कूल में कितने टीचर हैं, इंटर कॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में सूचीबद्ध है आप हमको, किस सब्जेक्ट में कितने टीचर हैं और किस में खाली है। और स्कूलों की स्थिति क्या है, स्कूलों में आजकल आपदा से हमारे पास क्या दिक्कतें आई है, वो हमारे तहसीलदार महोदय बैठी हैं, इनको भी अवगत कराएं प्रत्येक अपने माध्यम से। बाल विकास परियोजना ये भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में जी, मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित आपने हम आज प्रचारात्मक हो गया हमारा, अभी हो जाएगा। मैं कह रहा कि स्वास्थ्य विभाग से आपके हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, उसमें डॉक्टरों की स्थिति कैसी है, आप नोट करें और हमें सभी अपने नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी माननीय प्रमुख साहब ने जो कहा कि हमारे जो उपकेंद्र में हमारे यहाँ डॉक्टर्स की पोस्ट नहीं है, उसमें हमारे ENM और CHO होती हैं, जो ENM और CHO वो हमारे प्रत्येक उपकेंद्र में पोस्टेड है, ENM भी और CHO भी पोस्टेड है और वो सुचारू रूप से कार्य कर भी रहे हैं। और कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कोई होती है तो आप कृपया मेरे को अवगत कराएंगे तो मैं ठीक है। दूसरा, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्ह सड़क के अलावा जो है PSC बरडोगी, APSC बंचौरा और APSC कुचली, 3 हमारे हॉस्पिटल हैं। 3 हॉस्पिटल में हमारे पास जो है वो जो है स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में और वो लगभग सुचारू से ही सभी लोग देख रहे हैं। बंचौरा में भी है, दिल्ली में हमारे पास डॉक्टर नहीं है। बंचौरा क्षेत्र पंचायत है हमारा कोई? हाँ, वहाँ है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। दिचली में हमारे पास डॉक्टर नहीं है। दिचली वाला है? नहीं, दिचली में आप बोलने हैं ना, दिचली में डॉक्टर नहीं है, हमारे पास फार्मासिस्ट है, वहाँ पे स्टाफ नर्स है। और जल्दी मैंने खुद अपने व्यक्तिगत लिए आदत नहीं है तो आप लिखित दें। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पे भी और लिखित में भी हमने सूचना दे रखी है। हम नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है अभी परमानेंटली, और मैंने व्यक्तिगत स्तर से भी DG ऑफिस में ये बात रखी है कि डॉक्टर भेजा जाए, दिचली के लिए डॉक्टर भेजा जाए। जो है तो वो शायद हो सकता है कि वो अभी आपको जैसे बताओ 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो नियुक्ति पत्र दिए हैं और उनकी प्लेसिंग होनी है, उस प्लेसिंग में शायद दिचली में भी हमारे पास डॉक्टर आ जाएगा। ठीक है, और कोई किसी को क्वेरी हो तो आप और कुछ हो तो बताएं। आप अपना बता दीजिए, पर्चे करा दीजिए। पहले आपका मैं डॉक्टर विनोद कुकरेती, NYC चिन्ह सड़क, और शायद ज़्यादातर लोग परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरे ब्लॉक में वो निरंतर और सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए मैं अपने सभी नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूँगा कि उनका सकारात्मक सहयोग हमें मिले, ताकि जब आम जनमानस तक जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं सरल और सुलभता के साथ उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्ह सड़क के बारे में, ये अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ पे किस किस दिवस को होती है, उसको भी आप लिखित में हमें दें या बता दें। मैं अभी बता देता हूँ।
हमारे यहाँ जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है सिर्फ एक दिन मंगलवार को हो रहा है। जिला अस्पताल से डॉक्टर यादव जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एक दिन अल्ट्रासाउंड करने के लिए आते हैं और उसमें जो है हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है। तो करीबन हमारे यहाँ 60, 70, 80 तक भी जो है वो गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जो वो कर दे रहे हैं। माना किसी दिन कम हो जाती है, माना 20 गर्भवती महिला, तो उस दिन को और एब्डोमेन भी कर दे रहे हैं तो। लेकिन गर्भवती महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इसमें सहयोग करें और विशेष करके प्रमुख साहब से और ये जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यदि वो सहयोग करेंगे तो ये व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। और जिस दिन हमारे पास परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट आ जाएगा तो उस दिन तो कोई बात ही नहीं है, तब उस दिन तो सब हमसे आप किस तरह का सहयोग चाह रहे हैं? हम सहयोग में हम तो पब्लिक की सेवा में और हम तो, पर आपने 44 रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर सेंटर बना रखा है, ये नहीं चलेगा। ये आप सुन लो और लिखित में नोट कर लो, रेफर सेंटर नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब इस बात को समझ लो आप। सारे हमारे सदस्य ने तो आगे वहीं बैठ जाएंगे, क्या ऐसा है कि नहीं है? हाँ, वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनाइल के स्तर पर जो भी चिकित्सकीय उपचार है जो संभव है वो हर संभव उपचार हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी का यदि सीटी होना है या कोई एक्सीडेंटल हो गया, ब्रेन हेमरेज है तो या कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको तो उत्तरकाशी से भी रेफर हो रहे हैं पेशेंट, तो उत्तरकाशी में भी नहीं हो पा रहा, तो उसको उस पेशेंट की भलाई के लिए आम जनमानस की भलाई के लिए रेफर भी करना पड़ता है और 108 एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं समय समय पर। और किसी भी टाइम जो सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिनका मेरे को फोन नहीं आया होगा, जिनको नहीं आया 50 बार, कई बार रणवीर भाई ने फोन करा तो उसमें भी हमने सहयोग करा है और हमारी पूरी कोशिश। लेकिन ये कहना कि रेफर तो एम्स से भी पेशेंट हो रहा है और दून मेडिकल कॉलेज से हो रहा है, हर जगह से, क्योंकि उनके पास जो हर प्रत्येक अस्पताल प्रत्येक डॉक्टर जो है अपनी हर संभव कोशिश करता है कि उपचार जो है यहीं पे मिल जाए, लेकिन जो हमारे स्तर में नहीं है उसको रेफर करना पड़ता है। ये सबके मतलब ठीक है। अगली जो हमारी पेपर होगी उसमें आप जो है अपना पूरा कितनी आपकी दवाइयाँ हैं, कितनी मशीनें जो सुचारू रूप से चल रही है और कब कब किस किस लिखित में लाए आप अगली बैठक में हमारी। और आज आए हुए हमारे सारे क्षेत्र पंचायत मातृ शक्तियाँ, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, हमारे वीडियो साहब, तहसीलदार महोदया, हमारे अक्षर सेवनता, PMGSY, पीडब्ल्यूडी, सभी लोगों का, हमारे वीडियो साहब, चौहान जी, निष्ठ जी और मेरे सहयोगी सभी लोग, पत्रकार बंधु, हरीश भाई, कांगड़ जी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले भी बोल दिया, अभी फिर बोल रहे हैं कि जितने मेरे विकास खंड के जितने भी विभाग हैं और जो भी कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं, कृपया ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बिल्कुल तालमेल बना के काम करें। काम में होता है, इंसान दिक्कतें आती हैं आदमी को, लेकिन तालमेल बना के ही काम करें और काम में लापरवाही नहीं चलेगी। आपको शासन स्तर से कहीं दिक्कत आ रही, उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे, सबसे करेंगे, आगे बात करेंगे। और लेकिन हम अपने विकास खंड को कितनी ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मुख्य ब्लॉक में बसते हैं और हमारे ब्लॉक के हाल बहुत बुरे हैं, क्योंकि हमें शायद आगे इससे पहले कुछ दिक्कतें रही होगी, कुछ रही होगी, वो चीजें बोलना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें और इसको अपने आप में एक लिखित आदेश माने प्रमुख चिनाइल का कि कोई भी लापरवाही कतई सहनी नहीं जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। कुछ लोग होते हैं, हम वित्तीय संस्थाओं का अपना स्वयं का कार्यकाल है, लेकिन कितने आप हमें कॉर्पोरेट कर सकते हैं और कितना कहाँ तक हमारे लोगों को लोन या मान लीजिए हमारे समूह चल रहे हैं, हमारे कोई लोग रोजगार कर रहे हैं, उनको लोन देने में कितने आप जो है सफलता रखेंगे, क्या क्या पेपर। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप और उस कस्टमर का अच्छा तालमेल बने। आप एकदम में किसी कस्टमर को ना कहें कि नहीं मिल सकेगा, इसी बात के लिए मैंने स्पेशली आज जबकि हमारा एजेंडे में नहीं था तब मैंने कहा सभी बैंकों को बुला दीजिए, तो स्टेट बैंक चिनाइल छोटू सारा बताएं। हमारे शाखा प्रबंधक SBI बैंक से आए हैं, तो कृपया पंजाब में इसमें ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, आगे बुलाओ सरकार ने भी द्वारा की बहुत सारी स्कीम्स सभी सुन लेंगे। हाँ, इधर से ऊपर से विद्यमान से नमस्कार, मेरा नाम विनोद सिंह भंडारी है।
मेरा नाम विनोद सिंह भंडारी है और मैं यहाँ पर शाखा प्रबंधक भारतीय सेवा जिला में कार्यरत हूँ। मैं अब यहाँ बैंक के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लागू करी, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना हुए, प्रधानमंत्री इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, तो जिसमें क्या है 10 लाख तक आपको कोई भी वो गारंटर नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपकी जो गारंटी है सरकार देती है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका नए कोई उद्योग खोलना है उसके लिए बैंक लोन देता है और इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप ऑनलाइन के माध्यम से इसे अप्लाई करना है और बैंक पर इसमें एक सिविल का इशू आता है, तो छोटे छोटे इशू है उसमें क्या होता है कई बार हम भी लोग भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका डीपीडी होता है, मतलब उन लोग किस्त जो पहले किस्तें दी हैं वो बात लेट जाती हैं, तो वो ऑनलाइन आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे इस तरह से जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे और आप अपनी फाइलें लाएँ बैंक के पास, हम उसमें अपना आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम नितेश सिंह रावत है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में अभी वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जो अभी सरकारी स्कीम के बारे में बात हुई थी कुछ तो SBI का सर ने बता दिया, उसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे जो MSY के अंतर्गत हमारे पास फायदा आते हैं। एक तो जो सबसे मुख्य है उसका सिविल। कई कस्टमर का क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक से वो लोन लेते हैं तो वो सिविल में स्कोर दिखाता, शो नहीं करता सिविल स्कोर। तो कई बार तो अभी सर ने भी बोला प्रमुख साहब ने कि कई फाइल हम वापिस करते हैं, तो हम वहाँ से उनसे कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर साहब से उनका ही फीडबैक ले लेते हैं कि अकाउंट की इनका कोई पहले KCC गड़बड़ तो नहीं था, NPA तो नहीं है, उनको ही वापस किया जाता है जिसका सिविल अगर वहाँ से आ रहा है, क्योंकि सिविल CIC स्कोर तो दिखाता ही नहीं। और दूसरा क्या है कि अभी एक फाइल आई है मेरे पास जो MSY की स्कीम के अंतर्गत क्या है कि फैमिली से केवल एक ही मेंबर उसका अवेल कर सकता है। तो उसमें क्या था कि उसके हस्बैंड ने पहले लिया हुआ था, तो वाइफ ने नई फाइल और डाल दी। तो ये बात अभी मैंने बात करी थी MSY में वहाँ पे। यही रीज़न है सर, वैसे तो जिसके कागज़ पूरे रहते हैं तो हमारा भी ये रहता है कि हमें भी अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। सर वही रीजन, उसके साथ कस्टमर को रीजन भी बताया जा सकता है बिना आपके द्वारा जो है जैसे कोई भी लोन लेना आता है तो मैक्सिमम फाइल वापस की जाती है, आपने तो कुछ खास लोगों की फाइलें पास की जाती है। नहीं, तो अगर वही मैं कह रहा हूँ अगर कोई फाइल रिजेक्ट हुई है तो उसके साथ रीजन दिया होगा। बिना रीजन के कोई MSY की जो फाइल है उसको हम ब्रांच की पावर है कि रिजेक्ट करें, वो हमारे सर्कल ऑफिस रिजेक्ट होगी। रीजन तो सर ऐसा है ना, सरकार विभाग की बात करो ना तो 1000 रीजन होते हैं उनको वापस भेजने के लिए, लेकिन रीजन नहीं करना आपने ये करना, उनका प्रयास करना, कोशिश करनी कि उनको हम सही रास्ता दिखाएं। आपने रीजन नहीं ढूंढना उनको वापस करने का। नहीं, अब ये प्रत्येक विभागों में दिक्कत आती है, मुझे कॉल आती है, बराबर मैं मीडिया से हूँ, प्रत्येक लोगों के होता है ये, ऐसा होता है कि छोटी छोटी परेशानियां आप लोग नहीं देते उनको वापस भेज देते हैं। ऐसा होता है, कई ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं और नहीं करते हैं, ये बात मैं आपको लिखित में दूंगा। कई लोग ऐसे कुछ फाइलों के रिजेक्ट होने के अधिकतर ऐसे ही होते हैं। सिविल खराब हो गई किसी का तो मान सकते हैं। हाँ सर, इसके अलावा और बताइए। अभी एक मैंने बताया ना कि एक MSY की फाइल आई थी, उसके हस्बैंड ने पहले से लोन लिया हुआ है और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे लिया हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम में लोन लेना चाह रहा है, हाँ, उसकी फाइल रिजेक्ट हो जैसे अभी सर कह रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर 2024-25 में हमने सब आता है। हमारा ये कहना है कि हमारे पास ऋण जमा अनुपात क्या है PNB का? अभी जो हमारा CD रेशियो है वो है, हमारा डिपॉजिट 97 करोड़ है और एडवांस जो हमारा 20। उसके एवज में आपको फिर हमें लोन जो हमारे आम पास का गाँव के हैं उनको दें, आप बाजार के बड़े धनपतियों को या बड़े बिजनेसमैन को कम दें, हमारे गाँव के आम पास को दें कि हमारे लिए हम लोग उनको जोड़ सकें। जो लास्ट विकास शोध में मेरा बनगांव बैठा हुआ, जोगत लास्ट बैठा हुआ, उल्लड़ में बैठा हुआ, उसको उसकी पहले करें आप। और ये नहीं कि आप वित्तीय संस्थाओं में भाई अनियमितता अगर आती है उसके लिए तो फिर आप शिड्यूल देखिए कुछ करें, लेकिन कोशिश करें आप लोग कि हमारे आम व्यक्ति को जो है आप अपने साथ डायरेक्ट करें। जी सर, उसके लिए KCC है। KCC के लिए ये है कि जिसका PM जो किसी को जो आता है उसका सब्सिडी अमाउंट आता है वो हमारे बैंक में आना चाहिए उसको, और जो उसका क्षेत्र है हमारे जो लीड बैंक के द्वारा जो ब्रांच जो एरिया दिए हुए हैं उस क्षेत्र से हमारे ब्रांच का होगा तो हम उसको जरूर करवाएं जो एलिजिबल कस्टमर है। धन्यवाद। मेरा नाम देवेशिष मेहरा है, मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक चेन्नई से शाखा प्रबंधक हूँ।
मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था ये बैंक मई 2024 में, और मेरे कार्यकाल में अभी तक हमने लगभग 56 SHG लोन किए हैं। और पिछले साल में ये डाटा, पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 56 SHG लोन किए थे, जिसमें जो कुल डिसबर्समेंट हुआ था लगभग 1.25 करोड़ का हुआ था। सारे डोज इंक्लूडेड थे, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, तीनों मिला के मैं बता रहा हूँ। अब इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमने मोटा 10 से 15 लोन और नए SHG लोन कर दिए। अब पिछले साल हमारे MSY का कॉन्ट्रीब्यूशन था लगभग 15 था, उसमें से कुछ गाड़ियों के भी लोन हुए हैं और कुछ न्यू बिजनेसेस को भी हमने लोन किया था। पीपल मंडी के एरिया में लगभग हमने 5 से 6 न्यू बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए। हमारे पास जो सरकारी योजना में जो भी फायदे आती हैं ज़्यादातर MSY में आते हैं। एक तो MSY हो गया, उसके अतिरिक्त एक जन समर्थ पोर्टल भी है जिसमें रूफटॉप सोलर के भी आते हैं। अब रूफटॉप सोलर होता है अगर घर के ऊपर कोई मुफ्त बिजली वाला जो PM सूर्य घर के अंतर्गत आता है, उसमें भी हमने लगभग 5 से 6 लोन कर दिए हैं। अभी तक हमारे पास जितने भी लोन आए हैं मोटा 90% हमारा सेंक्शन रेट है और बहुत ही कम रिजेक्शन रेट है। और रिजेक्शन भी कभी होते हैं जब कस्टमर खुद लेना नहीं चाहता या फिर किसी और सिविल खराब है, बहुत रेयर केसेस में हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है हमारा। और उसके अतिरिक्त हमारे MSY हो गया, जन समर्थ पोर्टल हो गया, SHG हो गया, और उसके अतिरिक्त ATL एग्रीकल्चर टर्मिनल तो हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट से आते हैं। और ATL में भी हमने पिछले साल लगभग 10 से 12 लोन किए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अतिरिक्त और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी हमारा शाखा जो है पूरा उत्तराखंड में 3rd पोजीशन पे है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो गया, और बाकी जनधन खाते में भी हमारा अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो उससे पूछ सकते हैं किसी भी सरकारी स्कीम के संबंधित। सर एक बात पूछता हूँ, जो माताएं आती है ना अंगूठा लगाती है, जी। उनको ग्रांटर की जरूरत पड़ती है, वो माताएं ऐसी भटकती बैंक में कि कोई ग्रांटर देने को तैयार नहीं होता। अगर इसका सोल्यूशन है कुछ तो बताइए कि अगर माता बिना ग्रांटर, क्योंकि बैंक में देखा होगा आपने, मैंने कॉर्पोरेट बैंक में भी देखा, जब मैं बैंक में जाता हूँ तो कम से कम 10 की लाइन लग जाती है कि बेटा मेरा सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर ग्रांटेड जो अंगूठे वाला, तो उसका कुछ है कि नहीं है ताकि वो माता बार किसी के पीछे न घूमे कि सिग्नेचर कर। जी मैं बताता हूँ इसमें। पहले क्या होता था, पहले जब कोई अंगूठे वाला, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो डिपॉजिट हो गया, दूसरा लोन हो गया। अगर लोन में आ रहे हो, जैसे ज़्यादातर समूह वाले केसेस में लोनी में कोई है जो ATL वाला अंगूठा लगाते हैं, RCA लगाते हैं, उसमें 2 लोगों का विटनेस लगता है। तो नॉर्मली जो बैंक सखी होती है और हमारे वहाँ पे BC बैठे हुए रहते हैं, हमने ब्रांच में 3 BC बिठा रखे हैं और 2 बैंक सखी, टोटल 5 जन हैं, तो उनमें से कोई सर्टिफाई कर देते हैं या फिर अपने समूह वाले ही कोई सर्टिफाई कर देते हैं। नहीं सर, नहीं, ये तो कैश अपने खाते से पैसे निकालने के लिए मांगते हैं ग्रांटर, जो कि कोऑपरेटिव बैंक मेरा वहाँ पे बिजनेस था, तो कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी ग्राहक हैं जो अंगूठे वाले, वो मेरे होटल में घुस जाते थे। हाँ जी, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली मैंने बताया ना, ये 2 कैटेगरी है। एक हो गया लोनी वाला में मैंने जैसे बताया था, लोनी वाले में ज़्यादातर जो अंगूठे वाले आते हैं महिलाएं होती हैं, तो SHG के समूह के होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो समूह के ही मेंबर हैं उन्हीं में से क्रॉस एक विटनेस में डाल देते हैं, या फिर हमारे वहाँ पे बैंक सखी और BC वगैरह है, उनमें से कोई साइन कर देते हैं। बाकी बताया डिपॉजिट का ऐसा है कि अगर डिपॉजिट का मतलब है कि अगर कोई माता आई है जो अपने ही खाते से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, उस केस का मैं बताता हूँ। पहले जो सर्कुलर था कि उस केस में एक विटनेस लगता था पीछे, मतलब विड्रॉल के पीछे अब एक विटनेस लेकर थे कि मेरे सामने उन्होंने पैसा निकाला। अब आजकल वो वेवर हो गया है, बैंक मैनेजर या फिर कोई भी बैंक अधिकारी अगर पीछे साइन कर देता है कि साइन इन माय प्रेजेंस, वो भी वैध हो जाता है, वो भी वैध है। यहाँ पर बैंक वाले सब बैठे हुए हैं ना, तो बैंक वाले आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी ना, किसी माता को खुद कर दोगे ना, परेशान तो नहीं करोगे किसी को, बैठे बैंक वाले। हाँ, PNB अगर अन्य बैंकों का कोऑपरेटिव बैंक और ये ग्रामीण बैंक, कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप अपने खाते से पैसा निकालना है, कोई बैंक ऑफिसर को साइन कर देता है, पैसे ले जाता है। हाँ, और अगर अंगूठा लोन लेने आता है तो हम वहाँ पर विटनेस इसलिए करवाते हैं कि जो भी बैंक की कागजी कार्रवाई है उसको हिंदी या इंग्लिश में समझाइए। नहीं, लोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं सर। संबंध में बताना चाहूँगा कि आपको आपका काम भी हो जाएगा और बैंक वालों का भी समय बच जाएगा। इससे ये है कि हमने अपने ब्रांच में ही BCs बिठा रखे हैं जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो बैंक के ही अधिकृत और ऑथराइज्ड स्टाफ है, उनके पास एक मिनट सुने क्या बोल रहे हो, 6-7 दिन काट के तब किसी से भरवाते हैं, वो व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे।
लोन को डील करने के लिए हमने अपने ही ब्रांच में 2 बैंक सचिव और 3 बीसी को बिठा कर जो अपने लोकल लैंग्वेज में समझा करने के लिए हमारी ब्रांच में हमने 3 जो लोकल लैंग्वेज बोलने में जो आपके हैं उनको रखो ना लोकल अब वही बता रहा हूं 3 लोग हैं। महाराष्ट्र में आप लोग मराठी में बोलते हुए और गढ़वाली में बोलते हुए दिक्कत है क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ कि लोगों को समझो ना गढ़वाली हमारी मातृभाषा वो इसीलिए जो लोकल भाषा समझ सकते हैं उनको उस भाषा में समझा। ग्रामीण बैंक में वो दिक्कत नहीं है, SBI में वो दिक्कत है। SBI बनचौरा में भी वही दिक्कत है जैसा ये लोग बोल रहे हैं। SBI में SBI बनचौरा और बड़े वालों को SBI बनचौरा में बड़े अंदर में आता है। SBI बनचौरा में मैं कई बार करता हूँ, कई बार मेरे पे आ गई। अपने लगता है जैसा बैंक मैनेजर उसको कर्जा दे रहा है, ऐसा लगता है। ये नहीं होना चाहिए। गांव से आने के लिए डरती है बैंकों में। मैं सच बता रहा हूं, क्या वो मर्दों वो व्यवस्था उन्होंने करनी है। क्यों मैं देख दिया है मैं प्रतिनिधि तो आता नहीं। मैं 2014 में चुनाव लड़ा, 60 वोटों से हारी थी मैं। 19 में बैठा दिया था मेरे को गांव वालों ने। इस बार मैं भी जैसे हमारे भाई साहब रणवीर महन जी लकी ड्रॉ से मेरा हुआ था। इस बार ग्राम सभा जयवाड़ी से प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत की तो मैं देखती हूँ। अच्छा इसका 2 बैंक इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती कस्टमर लोन क्यों लेता है आपसे, बैंक से क्यों लेते हैं? उसकी जरूरत होती है सर, कोई चीज या कोई प्रोडक्शन करना चाहता है, कोई यूनिट सेटअप करना चाहता है, इसके लिए। जब लोन दे देते हैं आप लोग तो उसका नियम क्या है? सर उसका कोई टाइम अगर लोन टाइम में समय में नहीं दे सकते तो आप समझाते हैं उसे कि समय में देना है। सर कोशिश तो हम कहते हैं कि पूरी कोशिश रहती है कि समय से ही दे, अदरवाइज फिर वो सिविल को भी अफेक्ट होता है। आगे आने वाले अगर कोई और यूनिट या किसी और प्रोडक्शन के लिए लेना है तो सब दिक्कत आती है। ये समस्या है। और कई P20 आपके पास है, आपके कार्यालय पे पहुंच चुकी है, वो P20 आगे नहीं बढ़ रही है। न तो आप अपने आप जा पा रही है, न P20 को P20 में अपनी चिड़िया बिठा रही है। ये क्या कारण है बताइए? जो आपने मुझसे बोला है कि हमारे तहसील में बहुत सारी P20 है जो हमारे स्तर पे पेंडिंग है, तो आपने मतलब ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ठीक है आप जनता के प्रतिनिधि हैं, पर किसी पे इस तरह से उंगली उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ सब जनता का कार्य कर रहे हैं। यदि आपको इस बात का पूरा ज्ञान है कि वो मेरे ही तहसील में अटका है, तब आप घूमगंती से बोलिए। अदरवाइज डेटा मेरे पास अभी तक का है, जो ये अभी बरसात काल में जितनी भी क्षतियाँ हुई हैं उसमें से जो आंशिक क्षति है उसके लिए मेरे को 175 P20 आ चुके हैं मेरे पास। और P20 कुछ हो सकते हैं कि हमारे तहसील में वो पेंडिंग इसलिए क्योंकि आपदा तो हर दिन आ रही है। अब जो आपदा कल आई है हो सकता है कुछ आपदाएं ऐसी हो 28-29 तारीख को आई, पटवारी जी क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे उनके क्षेत्र है, हर क्षेत्र की P20 बना करके वो एक ही दिन तहसील में देते हैं। तो हो सकता है कि वो 12 तारीख की P20, 22 तारीख की P20, 28 तारीख की P20 मेरे तहसील को 5 तारीख को, 5 सितंबर को। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका काम 5 को 12 आया तो उन्होंने P20 तैयार करी तो वो उसी दिन आकर के देते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उनको भी मेरे कार्य तक पहुँचने में समय लगता है। तो इस वजह से अभी भी बहुत सारी P20 ऐसी हो सकती है जो पटवारी के लेवल पे इसलिए पेंडिंग हो कि वो और क्षेत्र का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे कार्य में जो प्राप्त हुए हैं उनकी जो संख्या है वो 175 है, जिसमें से 133 का जो मुआवजा है वो हम बांट चुके हैं। तो आप रेशो देख सकते हैं उस चीज़ का। और साथ में जो 42 है वो अभी पेंडिंग है, और उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो अभी PWD को गए हैं, क्योंकि आप लोग समस्याएं देख रहे हैं। आंशिक में हम 6,500 रुपये देते हैं, और जो पूर्ण क्षति जैसे एक तीक्ष्ण क्षति है उसमें अब क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है। अगर 40 से 70% के बीच में अगर डैमेज होता है तो उसमें हमारा 1 लाख का मुआवजा है, और अगर 70% से ज़्यादा का है तब जाके 2 लाख। लेकिन ये जो तीक्ष्ण क्षति है या 50,000 तक का जो अमाउंट जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब जानवर वगैरह मर जाते हैं तो वो मेरे अथॉरिटी में है, वो मेरे कार्य से होता है। बट जब तीक्ष्ण क्षति की बात आती है या 50,000 से भी जो भी ज़्यादा अमाउंट होता है उसकी एक नोटशीट जिलाधिकारी महोदय को जाता है। जब वहाँ से सेंक्शन होगा तो हालांकि साइन मेरे ही जाएंगे, लेकिन वो जो सेंक्शन होता है वो SDM सर के स्तर से होता है। तो इसलिए भी ये प्रोसेस पूरा लंबा है, इसलिए भी समय लग जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे भवन क्षति के जो आए हैं तीक्ष्ण क्षति के, इसमें से 8 में से 2 के मुआवजे दे चुके हैं, 4 की नोटशीट तैयार है, बाकी
बाकी 2 अभी पेंडिंग में है। तो अभी तक का जो हमारे पास इस बार जो आपदा का बजट आया था वो हमारे पास 40 लाख आया था, जिसमें से 19,98,115 रुपए हम वितरित कर चुके हैं। और जिस तरह से हमारी तहसील है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि मैं और जगह भी पोस्टेड रही हूँ और तहसीलों में भी, अगर आप अभी भी पटवारी वालों से किसी से भी मांग करके देख लीजिए, यदि आप धरानी को छोड़ देंगे, जो धरानी में आपदा आई वो बहुत बड़ी आपदा है, यदि आप उस आपदा को छोड़ेंगे तो उनके तहसीलों में 20 P20 भी नहीं है। इतना कम वहाँ पे P20 आ रही है, लेकिन मेरे तहसील में इतनी ज़्यादा P20 आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, जनता को भी समस्याएं हो रही है। लेकिन क्योंकि मैं एक पद पे आती हूँ और इस पद पे जब मेरे पास अगर फंड आ रहे हैं, मेरे पास NDRF फंड आ रहा है, NDRF फंड आ रहा है, तो उसके साथ मुझे एक मैनुअल बुक भी पकड़ाई जाती है और इसमें मुझसे कहा जाता है कि आप इस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही लोगों को पैसे देंगे। तो मैं उस परिधि से बाहर जाकर तो मैं नहीं कर सकती सर। ये वो हमारे में तो मैनुअल भी इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग काम करें। यदि लेकिन इतना मैं आश्वासन क्या है सर, वो तो हमारा काम है। इस जॉब में मेरी पहला काम ही यही है सर कि वो उन्हीं बेनिफिशरीज के लिए वो पैसे आए हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो असली बेनिफिशरीज है तो वो मेरे कार्यकाल में तो नहीं छूटेगा, सबको वो चीज मिलेगा सर। 19,98,115 रुपये हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो मोटा 50% आप मांग करके चलिए। इसमें मैं आपने कहा कि आपके उसमें नहीं है और आप तो उस दायरे में रह के काम करते हैं ना, मानवता तो होती है हमारी आपदा के समय में हम मानवता की तरफ से सर, मानवता तो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। मैं ये कहती हूँ एज ह्यूमन भी मेरी इतनी मानवता हो सकती है सर कि मैं पैसे नहीं दे सकती सर, लेकिन जब मेरे तहसील में कोई आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ सर, जैसे कि मेरे तहसील में बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे मुझे फोन करते हैं, कहते हैं आप पूछ लीजिए। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास जहाँ मुझसे कहते हैं कि मैडम हमें कल हमारा लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, मुझे आज जाति प्रमाण पत्र चाहिए। सर वो मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो मानवता के साथ साथ मेरे नियम के अनुसार भी ठीक है। उसमें हमारा मिनिमम 15 दिन है, लेकिन हम 15 दिन से पहले भी दे सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब मैक्सिमम 15 दिन है, पर हम मैं 1 दिन में भी जारी कर सकती हूँ। तो सर मानवता वहाँ हो सकती है। पेमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रात को मेरे क्षेत्र में कहीं आपदा आती है, उसका घर टूट जाता है और हम रात को हम प्रशासन के पास आते हैं और प्रशासन कहता है कि ना राशन देना, ये कुछ करना, ये मेरी कोई व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरे उसमें नहीं आता सर। ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये चीजें हम कर सकते हैं जी सर। अपने आप को समय उपलब्ध है, हम एज प्रशासनिक आप प्रशासनिक उस समय आपके स्तर से क्या हो सकता है, हमें प्रशासन को फौरी तौर पर क्या व्यवस्था हो सकती है ये मैं आपको बता देती हूँ सर। जब भी इस तरह की जो भी समस्याएं आती है, जैसे माना कि किसी का घर टपक रहा है या किसी के घर को क्षति हो गई, तो सर हमारे पास एक GR फंड भी होता है, लेकिन वो हम उसी कंडीशन में दे सकते हैं जब उसका किचन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो रखा हो, उसके किचन में राशन पानी ना हो, उसके गैस सिलेंडर को पूरा नुकसान पहुंच चुका हो। वो हमारा लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि अपनी व्यवस्था पे, अपनी जान पहचान लाइसेंस के आधार पर है, तो सर उसका क्राइटेरिया सब अलग अलग है, क्योंकि जो जितना पुराना कर्मचारी है उसका उतनी अच्छी लाइसेंस है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पर शायद जो नया अभी फील्ड में आया उनके लिए ऐसा लाइसेंस इतनी अच्छी होती नहीं है, उनके लिए वो व्यवस्था करना इतना थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा अगर पर मिल जाएंगे तो सर जो GR फंड हम उसी केस में दे सकते हैं जब पूरा किचन पूरा ध्वस्त हो रखा हो, किचन का सारा राशन पानी नहीं हो, तभी हम GR फंड उनको दे सकते हैं। मैम टिपरी का मामला है, टिपरी 10 का मामला, जहाँ पर बकरियां दब गई थी जी, उसमें आज तक उनको मिला नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला, उसमें क्या कारण ये है? टिपरी 10 की जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, पुरानी वाली घटना है ना, मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई जानवर जब मरता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ये होता है कि हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उस जानवर का। हमारे उस रिपोर्ट के साथ उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट आता है, साथ में हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए होती है जो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब वो अनिवार्य है, उसके बाद ही हम वो मुआवजा दे सकते हैं। सुबह फोन आया मेरे पटवारी जी को वहाँ से कि हमारे वहाँ पे ऐसी क्षति हो गई है, 15 या कुछ ऐसे बोला उन्होंने कि मेरी बकरियाँ मरी है। उन्होंने उसकी फोटो खींच के भेजी थी जिसमें सिर्फ 3 बकरियाँ दिख रही थी, 15 बकरी हमने नहीं देखी। मेरे चार बकरियां तो दिख रही है उसमें, 3 या 4 बकरियां उसमें दिख रही है और दबी हुई है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए ना, 3 या 4 बकरी थी, जो भी मैंने 3, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 3 या 4 बकरी का ये मामला है। मेरे पटवारी जी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा मैडम क्योंकि ये जानवर का मामला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगनी है, और क्योंकि जानवर खराब हो जाता है तो सही है लोग बेच देंगे, अपना हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसे उससे बन जाते हैं, तो मैम क्योंकि बरसात है आप मुझे गाड़ी उपलब्ध करा दीजिए
मेरे को वहाँ जाना है, मैंने तुरंत अपना कैंपर भिजवाया। मैंने बोला आप उसको प्राइमरी उसको फेस कीजिए। वो यहाँ से गए, जब तक मेरे पटवारी जी वहाँ पहुँचे उन्होंने काट के बांट दिया, बेच दिया है जो भी किया। अब एक चीज़ बताइए, जब मेरा पटवारी जा रहा है उसको वहाँ एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, वो कहते हमने बेच दिया, तो हम कैसे कुछ नहीं करेंगे? पटवारी जी ने खुद कहा कि भाई इसकी बकरियों को, बकरी फोटो सामने पे है, जो गवाह है वो सामने पे, जो निकालने वाले हैं। पटवारी जी ने बोला कि मैं आ नहीं सकता हूँ, अभी आपदा आ रखी है, सड़कें टूटी हुई है। और उसके बाद पटवारी जी शाम को आए। पटवारी जी ने पहले बोल दिया चलो यार बकरियाँ हैं तो चलो दे दो इनको, कुछ मानो तो रह दिए, मानो तो रहती है। और लोग हैं, औरों को पूछते 4 बकरियों को तो मिलता कम से कम। ये देखिए मेरे पटवारी जी ने जो मुझे बताया, मैं आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है, आपने विवेकानुसार कहिए आप कि आपको लग रहा है कि 4 बकरियाँ जब मरी है तो उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था। कुछ मानो तो दिल से बोल रहा हूँ मैं आपसे ये नहीं कह रही कि उनको मैं ये बोल रहा हूँ मिलेगा। कि एक गरीब व्यक्ति है, उसकी 4-5 बकरियाँ बड़ी मुश्किल से वो निकाल पाया। अब पटवारी जी ने कहा कि मैं आ नहीं सकता हूँ तो वो सड़ जाएगी, इस कारण उसने सब गवाह है वहाँ पे। मैं पटवारी जी को सामने से बुलाऊंगी कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि वो नहीं आ सकते, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरे लिए जल्दी जाना जरूरी है। मैडम ये व्यावहारिकता है, ये व्यावहारिकता है कि जब सड़कें टूटी हुई है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अगर नहीं जा सकते तो वो बकरी को मुआवजा दे सकते। 4 बकरी तो देते हैं कम से कम, उसके औरों की जांच तो करवा लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं मुआवजा नहीं दे सकती इस मैटर में। मुआवजा नहीं, हम मुआवजे की बात नहीं कर रहे। उस गरीब व्यक्ति को कुछ आर्थिक सहायता मिल तो जाती है, चाहे आप आगे लिख देते। आप मेरे आपदा के नॉर्म्स में आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, गरीबी उसमें कोई भी मानक नहीं, ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ की नहीं, तो हम मुआवजा कैसे देंगे? हमारे लिए तो कंपलसरी है ना वो चीज़ें। नहीं, वो किसने करना था? डेथ सर्टिफिकेट जाए, जब पटवारी जी बोलते कि डेथ सर्टिफिकेट करना है, ये बकरियों को वहीं रखना, तब मैं मुआवजा दे सकता हूँ, तब मैं लिख सकता हूँ आगे, तभी तो करते। गरीब ग्रामीण है मैडम, हम लोग हो चाहे आप लोग हो चाहे सारे अधिकारी गण हैं, ये हम नेता हैं तो जनता के हैं, हम सारे लोग जनता के लिए। क्या कहते हैं डेथ का कारण क्या है, और उसके साथ साथ मुझे ये उसका डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो अब कैसे जारी करेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी? आप बताइए ना, जब उनके पास जो बनगांव का व्यक्ति है वो 6-7 किलोमीटर पे तो क्यों नहीं जाएगा, जब उसको बनगांव क्षेत्र में चौकी है। अगर वो रहने के लायक नहीं है, बैठने का आप पूरे क्षेत्र को मुआवजा दिया जाएगी, आपदा चाहिए है कि आप अपनी चौकी को रिपेयर नहीं करा पा रहे। ये जो समस्या आपने बोली है, मैं जारी किया इसके लिए कि अब मुझे सारे के सारे पटवारी अपने अपने क्षेत्र में ही चाहिए। ये मैं खुद कर रही हूँ इस चीज़ पे काम, क्योंकि ये कुछ व्यवस्थाएं पहले से चल के आ रही थी इस तहसील में, वो चल रही थी, पर मैंने अब जब मुझे लग रहा है कि कहीं भी चीज़ें बदलनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और वो चीज़ हो जाएगी। मैं सारे पटवारियों को अब अपनी अपनी चौकी पर ही बैठाऊंगी सर। ये चीज़ मेरे कार्य से हो जाए और ये होगा। जो सर मैम आप जो SOP बता रहे हैं, आपने वहाँ पे विजिट किया है, उसका आंगन टूट गया था, उसने 6500 रुपये का आंशिक का भरा था पटवारी जी ने, आपने उसकी पेटी रिजेक्ट कर दी। अब नहीं, आपने रिजेक्ट किया, आप मतलब उनका मुआवजा कब दोगे? जब पूरा मकान नीचे गिर जाएगा, फिर आप 2.5 लाख रुपए कौन सा तब दोगे? अगर 6500 से उसका आंगन रिपेयर हो सकता है, उसका घर बच सकता है, तो आप उसमें नियम ढूंढ रहे हो। सर मैं नियम ढूंढ नहीं रही हूँ, नियम हमें मिलता है। नियम से तो कोई भी काम नहीं होगा मैम, नियम से तो कोई भी काम नहीं होगा। घर से बाहर पैर ही नहीं रख पाएगा। अगर आप नियम से चलेंगे तो घर से बाहर पैर नहीं रख सकता कोई भी, चाहे आप है चाहे हम। मैडम वहाँ पे आई थी, मैंने इनके सामने पे बोला इससे ज्यादा पटवारी का तेल लगे आने में। अच्छे बेचारे राणा जी पटवारी जो कर्मचारी है उसे तारीफ क्यों नहीं करें, चाहे पीठ पीछे। उन्होंने 4 चक्कर आए, 6 चक्कर उधर से मैडम के साथ आया। मैडम मैंने बोला मैडम पैसे उन्होंने मैडम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब कल के काल से मकान पे दरार आ रखी है, इनके SOP ये कहती है कि जब तक वो मकान नीचे नहीं आएगा तब तक हम मुआवजा, अगर वो पैसे सबसे रिपेयर हो जाता है तो दिक्कत कहाँ पे? दूसरे मैं आपको एक सुझाव भी दे रहा हूँ, ये आप ही की बात, आपने पटवारियों का आदेश निकाला आजकल कि जो मकान गिर रहे हो तो रिपेयरिंग के लिए था, रिपेयरिंग की मांग रहा था, मकान इसलिए गिरा है। मतलब आप ये भी खुद बन रहे हो, पटवारी भी आप खुद बन रहे हो। मैंने आपने लिखित में दिया है पटवारियों को कि अगर किसी आंगन में 2 पत्थर निकल रहे हैं तो टूट रही था, वो तो उसकी मरम्मत होनी थी मकान की, इसलिए टूट रहे। मतलब वो ये तय करेगा नहीं, तो आप एक नियम निकाल दो उसमें, वो ये तय करेगा कि हाँ वो टूटने के लायक है कि नहीं था। आज तक मैडम तहसील आ रहे हैं, हमने तब भी काम कराया है। 2015 में 7 संघों में महासचिव रहा, हम तब से राजनीति में एक्टिव है। ऐसा नहीं कि मैं पत्नी आज बन रहा हूँ, मैंने लॉ भी कर रखा है, कानून का भी नॉलेज है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं आंगन चौक जो क्षति हुआ था जिसका मैंने मुआवजा रिजेक्ट किया,
वो मेरे ही पैसे से हुआ है और मैंने ही किया, मेरे कार्य से हुआ है। मैं आपको बताती हूँ सर, वो जो पहले क्या हुआ कि उसका पटवारी जी ने मुझे फोटो भेजी। पहले तक इस तहसील में ये चल रहा था सर कि आंशिक क्षति में फोटो नहीं लगाई जाती। मैं डीएम साहब को मिला सर, मेरी बात सुनिए। इस मामले में मैम डीएम साहब को मिला था मैंने आपको फोन भी कराया था। डीएम साहब ने मेरे सामने फोन किया था, मैडम आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास नायब तहसीलदार होता है, कानून होता है, पटवारी होता है। आप जब तक मैम आप विजिट नहीं कर रहे हैं, आप तब तक उसका पैसा सब्जेक्ट नहीं देने दे रहे हो। सर मैंने ये चीज बोली है कि जो आंशिक क्षति है, आंशिक क्षति से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, ये वो जो है वो तो मैं अपने पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार करूंगी, लेकिन जो भी तीक्ष्ण क्षति है जहाँ पे ज्यादा मुआवजा है तो उसका विजिट मैं खुद करूंगी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पब्लिक के लिए नहीं है, एज अ हायर अथॉरिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो कर्मचारी है वो भी थोड़ा रेगुलेट होकर के काम करें। उनको भी ये होना चाहिए कि अच्छा मैडम आगे जांच करती है तो हम भी पहले ढंग से जांच करें। तो ये इस चीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी रही दूसरी बात, अगर आप ये वाला जो ये मुझे लग रहा है आप वो वाले P20 की बात करें जो एस्टिमेट्स आए थे मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के वो तो आपके पास 25 दिन रहा मैं आपको लेटर दे सकता हूं। मैं पीडब्ल्यूडी किस तारीख को आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, किस तारीख को आप साइन करके वापस दे रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूं, 25 दिन में मैंने साइन किया आपने वो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी ऊपर है तहसील को। हां दयाल जी अभी बैठे थे सर मेरे साथ बैठे। डीएम साहब ने आपको बोला भी कि आप घर ले जाओ, फाइल अगर आपने ड्यूटी है आप बैठ जाइए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जो वो फाइल मुझे घर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात इसलिए क्योंकि वो पूरा टेक्निकल टीम का काम है, उसमें जो भी मुआवजा उन्होंने बनाया होता है या जो एस्टिमेट्स बनाए वो सिर्फ एक टेक्निकल टीम ही समझ सकती है, तो वो मेरे समझने की नहीं है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस साइट का इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया है कि क्या वो एस्टिमेट ठीक है या नहीं है, वो साइट का इतनी डैमेज है कि जो प्रायोरिटी बेसिस पे जिनको मिलना चाहिए पहले एसडीआरएफ फंड से पैसा वो उनको मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप मान के चलिए 10 रोड टूटे हैं, उनमें से 2 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट के हैं और 10 चले गए और सिर्फ उसमें से वो सैंक्शन होकर आए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो आप कौन जवाबदेही होगा उसका। तो ये चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है हर लेवल पे, इसीलिए हर लेवल पे वो कागज जा रहा है। यदि वो पीडब्ल्यूडी से डायरेक्ट सैंक्शन होता तो वो मेरे टेबल पे क्यों आता, मेरे टेबल पे आया है तो मैं भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उस काम को देखने के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं भी अपना काम करूंगी। पहले मैं इलेक्शन में थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, आप उनके विभाग से पूछ लीजिए। जब मैं इलेक्शन में मैं इतना बिजी थी तो जो एस्टिमेट्स मेरे पास आए मैंने उसी इलेक्शन वहाँ जहाँ मैं काम करी थी वहीं बैठ के मैंने वो सब साइन करे हैं। पर मैंने उसमें एक रिक्वायरमेंट डाली थी कि आप जो भी एस्टिमेट लेकर के आओगे उसमें उस साइट की विजिट की एक फोटो मेरे पटवारी की होगी, क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो मेरा पटवारी जाएगा। आंशिका मैम आपने चिन्हारी ब्लॉग में कर रखा है, आंशिका तक फोटो नहीं लगती थी तो ये होना जरूरी है। क्या मैम जब से आप पैसा का मामला है आप आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसमें पटवारी है, पहले पटवारी पूछा जाएगा तो पैसा होगा क्या क्यों P20 वाली आप उसमें फोटो मांग रहे हैं, हर जगह आप नियम तोड़ रहे हो। अरे आपके पटवारी में खुद कह रहे हैं कि मुझे लग रही है खुद कह रहे हैं। आपको ये बात कौन से पटवारी ने बोली? मैम हम नाम लोगे ग्राम उस पे कार्रवाई करो। नहीं बताइए ना आप मुझे, क्योंकि मुझे नियम मत पढ़ाओ ना आप सॉरी सर दे दो नियम नहीं बता रही हूं। मैम हर चीज नियम आपने मैं छोड़ो मैं वाले हेमंत जोड़ का अपनी मौज क्यों नहीं दिया? हेमंत वही है ना जिनका क्यों आपने आनंद को आप कह रहे क्षति गरजती आप वही मैं आपको कह रही थी नहीं आपने क्यों किया होगा? आप चाहिए आप अभी कह रहे थे मैं तीक्ष्ण वाले में जाती हूं, आंसर से नहीं जाते आप 65 के बाद आपने विजिट किया मैं उस दिन इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखने तीक्ष्ण का आई थी, पर उस वाले जो हेमंत जी का जो टूटा हुआ था उसके लिए मैं इस फोटो से सैटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि इससे मुझे लग नहीं रहा कि ये आगन चौक टूटा। तब मैं उसके बाद जब क्षेत्र में विजिट करने के लिए गई थी तीक्ष्ण क्षति का, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि मैडम आप आए हो, उनका घर भी बगल में है तो आप उसे देख लीजिए। तो इसीलिए मैं साथ में जब मैं उस क्षेत्र में आई हूँ तो ठीक है मैंने और अपनी जहाँ की जो समस्याएं थी वो देखी थी। आगन चौक मैं जब जो है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि घर के आगे की दीवार या पीछे की जो उसकी सुरक्षा दीवार है अगर उसको क्षति पहुंचती है तो उसके लिए मुआवजा दे है। तो आप मुझे बताइए क्या वो उनके घर के आगे की चौकी, मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए। उनके मकान वो जो घर था उसका जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस के साथ एक गौशाला लगी हुई है, गौशाला के बाद उनका घर है, घर के आगे की चौक बिल्कुल ठीक है, गौशाला की साइड से शायद उन्होंने जो कोई ऐसा पक्का भी नहीं, जो जैसे पत्थर इकट्ठा कर देते हैं गोल गोल वाले जो पत्थर होते हैं वो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। अब खुद ही सोचिए जब वो गोल गोल पत्थर है जब एक गिरेगा तो उसके साथ सब गिरेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। वो उनका वो पत्थर गिरा था, उनका आगन चौक कोई नस नहीं ठीक है मैम आप कह रहे हैं ना उसके ऊपर गौशाला था, अभी आप उसके साथ में गौशाला वाला उसके साथ में गौशाला है ना, जब उसका दीवार टूट गई उसी कारण से गौशाला
ऐसा तो होता नहीं कि दीवार टूटेगी, माने बात यहाँ पे दीवार टूट गई तो ये इससे आगे मकान होगा तो वो मकान गिरेगा गिरेगा ना, गिरेगा ही गिरेगा। ये तो मैदान तो है नहीं कि इधर टूटेगा तो उधर नहीं टूटेगा, ये तो पहाड़ है। जरूर देंगे, लेकिन 65% में वो चीज तो सही कर सकता है, उस चीज को नहीं देंगे। लेकिन अगर संतुष्ट होकर दीवार लगा सकता हूँ, दिक्कत क्या है देने में? नहीं, जब वो मेरे मानकों में नहीं आता तो मैं उसको पैसे आपके मानकों में मैडम आपके मानकों कोई नहीं आ रहा। आप प्रमुख जी, हम आपको पूछना चाहते हैं कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि बकरी का मुआवजा मिलना चाहिए और उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक बार चाहे जांच कर ले मैम। अब ऐसे थोड़ा नहीं कि जब उसका पूरा टूट जाए तभी देंगे, तब तो पूरा मिलेगा उसको मैम। लेकिन उनकी आपको दिक्कत क्या है? मेरे को ये दिक्कत है कि वो मेरे नॉर्म्स में नहीं आते। जब मेरे नॉर्म्स में नहीं आते तो मैं वो मुआवजा वो दीवार गिरी है, हमारे गांव में जितने काश्तकार हैं उसके नीचे मेन रास्ता है, आप तो फोटो दिखा सकते पूरा रास्ता, जब आपके आपने देखा होगा वहाँ से मेरे नॉर्म्स में आते नहीं है, तब से वो रास्ता तुगलकी फरमान है। ये जनता के बीच में थोड़ा नहीं है, ये तो राजा महाराजों वाली बात हो रही है। तो मेरे ऐसे तो डीएम साहब ही नहीं बोलते हैं कि मेरे सेल्स में नहीं आ रहा। बताओ ये जवाब क्या है आपका? डीएम सर की बात यहाँ मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे जहाँ तक मेरा हर तरह का सोच करके डिसीजन लेता है। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक सरकारी खजाने की बात है, ये सरकारी पैसा है। सरकारी पैसे की अगर 1 रुपए की भी अगर इधर उधर होते हैं ना तो सर वो भी 1 करोड़, अगर 1 करोड़ की चोरी हो रही है या 1 रुपए की हो रही है वो बराबर है उनकी वैल्यू। नहीं, हम चोरी की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो चोरी की क्षेत्र पे तो चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर मैंने 6 बार, देखिए सर, पटवारी अगर 6 बार जांच कर रहा है तो वो उसकी ड्यूटी है, सैलरी उसी बात की है सर। हम काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी में तो काम कर रहे हैं। मतलब घुमाना जरूरी है मैम, कृपया आप अपने गांव के 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए हर क्षेत्र से और हर किसी को बुला करके मेरा फीडबैक ले लीजिए। अगर किसी ने भी कहा कि मैं उनको घुमा रही हूँ तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इस तरह के काम नहीं करती। मैडम लोगों को पूछे आप अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हो? अरे मैं लोगों को हमें पूछ रहे हैं, हमें तो काम चाहिए ना। लोग कह रहे हैं मैंने जब मुझे लगा कि वो चीज ठीक नहीं है मैंने जांच करी और मैंने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। मैम आपके एक पटवारी था इससे पहले, जब आप तहसीलदार आई, अभी से तहसीलदार जी थे वो रिटायर, एक दिन उसने मुझे फोन पे बोला कि अगर तुम्हें काम कराना चाहिए आ जाओ। दूसरे दिन मैंने खुद का ट्रांसफर करवाया था। मैंने सीएम साहब के पीआरओ से बात की थी किशोर भट्टभाई से, वो फोन पे तत्काल उसका वो बना था। मतलब यार वो चीज तो आपको बात करनी चाहिए ना, कौन चौकी में बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा, किसका टाइम है। मैं आपसे कहती हूँ जो ये चौकी वाली समस्या है ना, जी आप किस तरह है इस चीज को मैं खुद टैकल करती हूँ। अब इसमें तो नियम निकाल दे। वो पटवारी जी जा रहे हैं शाम के टाइम 5:30। वो आपका वो नहीं है, वो 6,500 में लगाए, 6.5 लाख में लगाए। ये चीज कैसे प्रूफ होगी कि वो उस वजह से गिरी? तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी की आप खुद मतलब मैम आप हर चीज क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, सुनो मैम। कर रहे हो कि मकान तो टूटने, अब वहाँ पे तो आप नियम निकाल लें और बकरी 4 मरी हुई है, वहाँ पे बोल रहे कि वो भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, तो क्या है? तो बताओ 4 बकरियां मरी है। आपका पटवारी 5 दिन में आएगा तो 5 दिन में वो बकरी तो कम से कम बकरी का पास आप किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी से पूरा रिपोर्ट लाके दे दीजिए। आप इस चीज को न्यूज़ में वो करना, मैडम पटवारी ने आज कल निकाल दिया और मौके में और लिखित में भी कि अगर किसी के अगर की 2 पत्थर निकले तो निकलने दे। इतनी बारिश हो रही धराली में इतना आपका हो गई, अगर किसी का टूटता है उसमें कहते उसकी तो बलियां कमजोर थी, मतलब मैडम आपको सपना रहे कि किसी की बलियां कमजोर उसके कारण टूट रहे। ये तो आप उनका पटवारी ले लीजिए। मुझे ये नहीं पता, आप सुनिए, जो मुझे ये चीज नहीं पता कि हमारा पटवारी आपके क्षेत्र में आकर के क्या बोल रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर किसी के आंगन चौक की 2 पत्थर भी निकलेगी, आंगन चौक की आंगन होना चाहिए, उसके घर का आंगन का चौक होना चाहिए। अगर वो 2 पत्थर भी निकलेगा हम उसका मुआवजा देंगे क्योंकि वो आंगन चौक की परिभाषा में आता है। लेकिन अगर वो आंगन चौक में ही नहीं है, आपकी भाषा में आंगन चौक कौन सा है? मैं कैसे दूंगी? मैडम आपकी भाषा में आंगन चौक किसको कहते हैं? फ्रंट और पीछे दीवार, फ्रंट दीवार और पीछे दीवार। अगर लेफ्ट से टूट रहा है चाहे पूरा मकान बह जाए कोई दिक्कत नहीं। यही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो आप फ्लेक्सिबिलिटी का क्राइटेरिया हमसे ले रहे हैं ना, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि अगर किसी का साइड से भी टूट रहा है तो हम उनको भी मुआवजा दे रहे हैं क्योंकि इतनी ह्यूमैनिटी हमारे अंदर पे है। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगे तो कि उसका आंगन चौक टूटा है, जब मुझे दिख रहा है कि उसका जो एक्चुअल घर का आंगन चौक बिल्कुल ठीक है, उसके साथ लगी हुई पोशाक के 2 पत्थर निकले हैं, तो मैं मान नहीं दे सकती ना। आप देख लीजिए, आप अपने क्षेत्र में बता लीजिए, बहुत सारे लोगों का जिनका खाली हल्का सा ऐसे धसा है लेकिन वो आंगन चौक में आ रहा है, हमने दे दिया उनको क्योंकि वो मैं अपने जेब से तो नहीं देती ना, सरकारी पैसा है, सरकारी रूप से जाएगा। लेकिन जो चीज नॉर्म्स में नहीं आती है, अगर गौशाला के आगे का 2 पत्थर निकला है तो वो मैं नहीं दे सकती। अगर किसी मैं सुनो, अगर
के पीछे से मलबा उसके घर के ऊपर आ रहा है, ये आता है आपके स्कूल में आते हैं? देखिए मलबा जो घर के जैसे अंदर घुस गया है ना, तो पीछे से घर के ऊपर आ रहा है। उसमें मैक्सिमम केस में क्या रहता है कि जो क्षति होती है ना वो आंशिक ही होती है, क्योंकि उस पूरे घर को 30 से 70% के जितना डैमेज तो नहीं आया होगा। तो अगर मिट्टी घुस रही है और कुछ डैमेज है तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो आंशिक क्षति में तो आएगा ही आएगा, तो उनको आंशिक क्षति का मिलेगा। और उसमें अगर कहा जाएगा कि पूर्ण कर दो या 30 वही की फोटो में मैं पॉसिबल नहीं है। वही की फोटो में मैं आपको जियोटेक के साथ कल परसों में प्रोवाइड कराऊंगा। आपके पटवारी जी को मैंने विजिट कराया था वहाँ पे, उन्होंने ये बोला था कि तहसीलदार मैडम ने रिजेक्ट करने से बढ़िया क्या फायदे इसको देखिए, तो फोटो मैं भेजूंगा आपको। क्यों बोले आपके जब आप क्षेत्र में हैं, आप जनप्रतिनिधि है, जिस टाइम पे मेरे पटवारी ये कहते हैं कि मैडम क्या कहते हैं कैंसिल कर देंगे, क्या फायदा, आप तुरंत मुझे फोन कीजिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रीय कर्मचारी को उनकी ड्यूटी है, चाहे मैं रिजेक्ट करूं या जो भी कुछ करूं, लेकिन वो उस क्षेत्र की सूचना मेरे टेबल तक लाएंगे। वो मेरे टेबल पे आके डिसाइड होगा कि उसे रिजेक्ट होना है कि नहीं होना है, वो वहीं से डिसाइड करके नहीं बैठेंगे। हाँ, जो अगर किसी से कम हुआ ज्यादा हुआ आप तक आना चाहिए। अगर क्षेत्र में कोई भी चीज घट रही है तो मेरे टेबल तक तो आना ही चाहिए, चाहे मैं उसे रिजेक्ट करूं या अप्रूव करूं। ये उनका ये बहाना नहीं हो सकता कि हम तो ये करेंगे नहीं कि वहां से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बात है? मैं सब बोल रहे हैं कि पटवारी में कैंसिल करने इसको भेजने का फायदा नहीं है। इस बारे में मैं खुद अपने पटवारी से बात करूंगी, और अगर आप मुझे नाम बता देंगे तो मेरे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाम नहीं है, मैं तो सभी के लिए होना चाहिए ना, एक पटवारी को बता के क्या हो जाएगा, तो आदेश तो सभी के लिए होना चाहिए। देखिए ये चीज आपसे कही गई है ना फील्ड में, तो आपको पता है आपसे किसने कहा? मेरे पास इस टाइम पे 14 पटवारी है, तो मैं सबके खिलाफ कार्रवाई कर दूं? मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं इनसे ये तो बोल सकती हूँ ना कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं फील्ड में। ये खुद को बचाने वाली बात है कि हाँ मुझे फील्ड में रहना है, मुझे तो पब्लिक के बीच में बताना है, तो चलो मैडम को ये बोल देते हैं। ये तो ऐसी वाली बात है ना। अगर उनको लग रहा है कि ये चीज रिजेक्ट होगी तब भी वो मुझे रिपोर्ट भेजेंगे। मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जहाँ हमारे पटवारी की रिपोर्ट जाती है। आप उनके यहाँ बहुत सारे सड़क टूट रहे होंगे, आप उनके यहाँ पे बहुत अलग अलग जो सिंचाई का साधन है वो टूट रहा होगा, पानी के नल टूट रहे होंगे, उसका डायरेक्ट हमारे विभाग से कोई कनेक्शन नहीं है। बट क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, सारे विभाग हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि हाँ मुझे पता है इसका मुआवजा हमारे यहाँ से नहीं होना है, इसका एस्टीमेट हमारे यहाँ से नहीं होना है, लेकिन क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, हम डीएम सर का यहाँ प्रतिनिधित्व तहसील से होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज़ की जानकारी फिर भी मुझे लिखित में देंगे और रिपोर्ट बना करके देंगे। तो अगर किसी का घर टूटा है या नहीं टूटा है, वो उनको लग रहा है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मेरे टेबल से जब डिसाइड होना है तो मेरे टेबल से होगा। आप उनको बोलिए कि आप इसकी रिपोर्ट फिर भी बना करके आगे भेजिए। ये कोई बात नहीं है कि वो रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे, मेरे टेबल तक रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे तहसीलदारों को भी जानती हूँ जो आंशिक क्षति में भी उसमें पूरा ये लिखवाते हैं कि कौन से क्या कहते हैं कौन से अकाउंट नंबर पे आपका मुआवजा जाएगा। तीव्र क्षति में उनसे खाता खतौनी संख्या खसरा नंबर तक लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे उसमें ये भी है कि जब हम मुआवजा देते हैं घर के टूटने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अतिक्रमित भूमि पर हो, क्योंकि अतिक्रमण किए हुए भूमि पर हम मुआवजा नहीं दे सकते, तो उनसे ये चीजें भी मांगी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे कहते हैं कि मैडम हमें नक्शा देखने में ये हो जाएगा, हमें नक्शा देखने में वो हो जाएगा। हालांकि मैंने भी कहा था उनको नक्शा भी देखने आपको आंशिक क्षति के लिए नहीं, पर पूर्ण क्षति के लिए मैंने उनको ये चीज बोली थी। उन्होंने बोला कि और एक चीज और है, फोटो वाली बात रहे, एक दिन मुझसे कहा पटवारी जी ने कि मैडम ऐसे तो हम फोटो लेने जाएंगे तो काश्तकारों को कितनी दिक्कत होगी। मैंने कहा काश्तकारों को क्यों होगी दिक्कत, फोटो तो आपको लाना है, आप रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो ना फोटो लाने के लिए, काश्तकार नहीं है। काश्तकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, काश्तकार का घर टूटे, काश्तकार बताएगा कि मेरा ये क्षति हुआ है, आप आइए, आप इसकी जांच करके आगे रिपोर्ट भेजिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्षेत्र में जाना है, वहां से फोटो खींचना है। तो आप क्यों सोच रहे हैं इस वक्त? वो पटवारी का काम है, आप कहते हैं कि फोटो नहीं लगनी है, तो मैं खुद जाऊंगी एक चेक करने के लिए। फिर भी इनका नियम चल रहा है, जनता को 1 रुपए का फायदा नहीं है। अगर नया तो चलाओ, मुझे कोई बात नहीं रहेंगे तो नियम चलाओ सर। फोटो क्या फोटो नहीं आती है, दिक्कत हो तब आप जवाब दिए रहेंगे किस चीज के लिए? जैसे फोटो बोल रहे ना आप हमारे आंसर के लिए फोटो लाएंगे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी हमारे T20 आते हैं ना मेरे तहसील में, जब तक वो मेरी तहसील में हार्ड कॉपी पहुंचती है ना पटवारी के चौकी से, उससे पहले मेरे पास फोटो पहुंच जाती है। फोटो देना समस्या नहीं है, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जो ये प्रोसीजर है ना वो खुद में बहुत लंबा प्रोसीजर है। जब वो P20 आती है ना तो आप ये मत सोचिए कि मुआवजा मेरा डिपार्टमेंट देगा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट तक की बात नहीं है। मेरे डिपार्टमेंट में आता है उसको सर जितने भी हमारे P20 होते हैं ना उसके लिए जनरली क्या होता है ना, हाथ से लिखे जाते हैं। एक ही चीज को 3 बार लिखा जाता है, तो सोचिए आरके तहसील में एक आरके होता है सर, वो P20 भी भरेगा, उसको हाथ से पड़ेगा, एक का वाउचर बनता है हमारा, क्या कहते हैं 840 एक हमारा रजिस्टर आता है उसमें जाता है, और सब में
और उसके बीच में मैम ये पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ये। नहीं, ये पहली बार नहीं होता है, तो हमेशा का है। मुझे लग रहा है कि आपदा इसी बार आ रहा है शायद। इस साल बहुत ज्यादा इससे पहले आपके तो आई नहीं है। आप लोग चिन्याली में एक बात बताइए ना, आप लोग खुद देख लीजिए, क्या आप लोग को नहीं लगता कि इस बार आपदा बहुत ज्यादा है? 2013 में बहुत ज्यादा आई थी, 2013 का भी आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। फिर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि समय हर जगह लगता है। ऐसा नहीं, आप लोग उदाहरण नहीं देख रहे हैं कि उस टाइम का आंकड़ा लोग हमें उदाहरण हमें लोगों जनता की तो सर टाइम तो लगेगा ना, उसके बाद पीडब्ल्यूडी को जाना है। नौकरी बिहार को बढ़ाने के लिए वहाँ को उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ को उदाहरण दे रहे हैं। मैम आप अभी नए अधिकारी हैं, मेरा आपसे आपने कहाँ किया अपने स्तर से? सारे एस्टिमेट साइन हो चुके हैं। आप जितने भी लोग क्या कहते हैं मेरे ऑफिस में आते हो, क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वायरमेंट है। मैं जिस कार्य में काम करती हूँ, मैंने हमेशा विभागों को एक चीज बोली है, आप जब P20 भेजते हैं मेरे पास, कृपया करके मुझे विभाग के थ्रू भिजवाइए। पब्लिक प्राइवेट बसेस के हाथ में नहीं। एक आ रही है कि मान लीजिए हमारे चारों तरफ रास्ते बंद है और आप भी नहीं जा सकते, पटवारी भी नहीं जा सकते, ऐसा हो, ऐसी परिस्थिति क्या होगा? बस ये मेरा कहना है, मतलब मान लीजिए सारी तरफ से रोडें बंद है, तब अब क्या होगा? मैं आ जाऊंगा, तब तक 25 दिन बीत जाएंगे, बताओ। तब तक उसकी बकरी खराब हो जाएगी। तब तक बकरी खराब, अब बकरी का आप सिचुएशन होती ना, नहीं प्रॉपर होती। ये तो एक आपने ऐसे सोच लिया कि ऐसा होगा, अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा तो हम भी सोचते कि क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन हम भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाली चीज तो ऐसी थी ना कि पटवारी तो किसी 4 से 5 घंटे में पहुंच गए क्षेत्र में, और तब तक उन्होंने बकरी काट के बांट दी। अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने आएगा कि जहाँ किसी की बहुत सारी बकरियां मर गई और मेरा पटवारी या और नहीं, पटवारी जी ने ये नहीं कहना था ना कि 5-6 घंटे में आ रहा हूँ, तब तक हटा दो, कोई चीज चाहिए कर दो। अगर 5-6 घंटे नहीं पहुंच सकते उस क्षेत्र में तो हम कर लेंगे। और पटवारी खुद बोल रहा, जब हमने दूर बात से बात की तो खुद कह रहा पटवारी कि मीट हमने देखी है, बकरे की मीट वही है, फोटो वही है, अब इससे ज़्यादा क्या करना है? ये मेरे ये तो परे ऐसे अधिकारी होते हैं कि रिटर्न में दे दो, आपको दे बांट दो, वो कल के दिन दिखाने नहीं होगा है ना। पटवारी खुद बोल रहे हैं कि तब तक कटी हुई थी बकरियाँ। इतना विवेक तो पटवारी के जागना चाहिए भाई। पटवारी अपनी पर्सनल यही कर रहे हैं वहाँ। मेरे पटवारी ने मुझसे ये कहा कि मैडम हमने अब ग्रामीणों को इतनी जानकारी नहीं होती कि पोस्टमार्टम करे, उस समय आप जब आपदा आती है तो परेशान होता आदमी। अब यहाँ से नहीं है, वहाँ से अंदर आ गया, 2 साइड की दीवारें, आगे का फ्रंट ठीक था, पीछे का वो टूटा हुआ था। तो जब मैंने गाँव वालों से पूछताछ की, वो उन्हीं के गाँव वालों से हम पूछताछ कर सकते हैं। मैंने बोला कि क्या ऐसा है कि ये पटवारी का हिस्सा है या क्या है? उन्होंने बोला नहीं मैडम, ये 3 भाई है, ये पूरा हिस्सा इनका। तो उसमें भी वो क्षति में नहीं आ सकता, पूर्ण या तीक्ष्ण में नहीं आ सकता। हाँ, अगर बंटवारे में वो सिर्फ वो सिंगल कमरा उनको मिला होता तो मैं कहती कि हाँ, क्योंकि इसका एक ही कमरा था, वो तीक्ष्ण क्षति में चला गया। लेकिन जब उसमें मुझे 3 कमरे ठीक दिख रहे हैं, उसी हिसाब से लगा दीजिए। अगर 4 कमरे लाइन से है, उसमें से अगर 3 कमरा क्षतिग्रस्त हुआ है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, पर हुआ है तो वो कितना परसेंटेज है? 25% है। नॉर्मल कैलकुलेशन है सर। तो हमारे यहाँ पे 25 जो आता है वो आंशिक क्षति में आता है। मैंने उनका आंशिक क्षति स्वीकृत किया था, मैंने उसका चेक भी हमारे यहाँ से वाउचर बन चुका था, कर चुका था। तो मुझे अब 2-3 दिन बाद आके सामने आके बोला कि मैडम ये चेक वापस आ गया। मैंने बोला क्यों आया? काश्तकार ने ये चेक देने से मना कर, लेना नहीं लेना काश्तकार की अपनी स्वेच्छा है, उसमें हम किसी को नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर उन्होंने मना कर दिया है तो कोई बात नहीं। 4 दिन पहले 2-3 दिन पहले पटवारी जी का मेरे पास फिर से फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम वो जो समस्या आई कि उस जो घर का है उसमें और ज़्यादा क्षति हो गई है, तो मुझे क्या करना है? मैंने बोला क्या करना है? क्या मैंने बोला आप क्षेत्र में आप अपने विवेक से रिपोर्ट बना करके भेजिए। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो भेजिए आप मुझे रिपोर्ट। तरह मामले में ऊपरी कोर्ट में है वो रास्ता टूटा जिस कारण आपका बंद है। ये जितने भी आदमी किसी और चीज को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है तो वो तो चलो कोई बात नहीं, पर जैसे किसी का आगन चौक है, उससे मान लो कोई रास्ता रुक गया, रास्ता बंद हो गया गांव के, तो मैंने ना इसके लिए हर उस डिपार्टमेंट से बात करी कि आप लोग भी इस पे काम कीजिए। और उन सबका मेरे पास एक जवाब होता है कि हमने एस्टिमेट भेज दिया। मैंने बहुत सारे विभागों से इस बात के लिए भी जवाब लिया कि आप अगर एस्टिमेट भेज दिया तो आप बोल रहे हैं, बट इनकेस अगर एस्टिमेट नहीं आता क्योंकि सारे एस्टिमेट सेंक्शन हो गया, ऐसा तो है नहीं, तो जब अगर सेंक्शन नहीं होगी तो आप क्या कार्रवाई करोगे? तो ये चीजें ऐसी है, आप ऐसे लेवल से पूछे, बिल्कुल सवाल कीजिए हमसे, लेकिन आप साथ में संबंधित विभाग से भी सवाल कीजिए भाई, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके एस्टिमेट कहते रहेंगे कि एस्टिमेट भेज रखा है, एस्टिमेट भेज रखा है, कोई गारंटी थोड़ी नहीं कि वहाँ से वो सारे एस्टिमेट सेंक्शन होंगे होकर के आएंगे। एज ए डिपार्टमेंट उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए डिपार्टमेंट उनके पास भी तो कोई फंड होते होंगे जिससे वो सोर्स को नहीं करा सकते। तो आप उसके लिए उस संबंधित विभाग से भी
अधिकारी है, जेई है, एई है, या अगर आप लोगों के पंचायत की रोड है तो वहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, आप उनको साथ में लेकर के जाओ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वो है वहाँ पे, तो वो सब मिल करके काम करेंगे, तब जाकर के कोऑर्डिनेशन से काम हो सकेगा और जल्दी हो सकेगा। आपदा के समय पे जिस जगह से कंप्लेंट आती है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उस स्कीम को 1 या 2 दिन में चालू कर दें। मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से बार बार बात होती रहती है, जो समस्याएं वो लोग बताते हैं, उन समस्याओं को कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा करें। जी, किसी जनपद की कोई समस्या हो कृपया अवगत कराएं। ग्राम सभा झोपड़ी में जो है पिछले 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। झोपड़ी जो योजना ग्राम सभा हैंड ओवर है, बिग पेमेंट आप कोई आपने दरस हो रखी है तो उसकी आप P20 के हिसाब से बना लें। अच्छा, वो जल निगम संबंधित है, जल निगम यहाँ पे नहीं, वो योजना एक्चुअली ये हुआ ना, जब जल जीवन मिशन चला है तो योजनाएं आवंटित हुई है दोनों विभागों, कुछ जल निगम के पास नहीं है, जलस्थान के पास नहीं है। पहले झोपड़ी में जलस्थान सप्लाई चलाता था, पर जल जीवन जब से शुरू हुआ वो क्योंकि सब ड्यूटी वो जल निगम नहीं तहसीलदार साहब के माध्यम से जल निगम को अवगत कराया जाए ना, तहसीलदार साहब के माध्यम से जल निगम को जल निगम है नहीं है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? उस पानी की समस्या काफी लंबे समय से वहाँ था, धनपुर नागरी निकट पारस होटल के पास वहाँ के लिए भी यहाँ पे है नहीं, पर वहाँ पे टेम्पररी व्यवस्था कर दी गई है धनपुर वार्ड से। पानी चल रहा है, जब आपदा एक बार स्थिर हो जाएगी तो कल्याणी वाली लाइन आती है, उसको फिर से मरम्मत करवा देंगे और वहीं से पानी चालू हो जाएगा। नहीं, आपदा तो ठीक है, आजकल तो आपदा है ना, तो लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं, तो लंबे के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है कि ताकि प्लानिंग चल रही है उसकी, कि पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उसका एक्चुअली ये है कि जो ये NH है ना, नौकरी वाला, वहाँ पे बार बार स्लाइडिंग होती है, उसके ठीक नीचे ही हमारी कल्याणी वाली लाइन है, वहाँ से जब ऊपर से मलबा गिरता है तो उससे लाइन बार बार डैमेज हो जाती है। अच्छा, नहीं आज भी अभी भी 2 दिन से अभी तो पानी आया नहीं, क्योंकि पिछला वाला जो लाइन था जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ धनपुर के ऊपर गांव वाली, और ये निकट पारस होटल के आसपास वाला क्षेत्र है जिसकी बात कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं, इनको बात नहीं है। तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से मैं खुद वहीं रहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं खुद मीडिया था, लेकिन मैं खुद उसी जगह पे रहता हूँ। अगर कहीं और होता तो फिर नहीं समझते, मैं ये भी कह सकते कि आप ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ, लगातार लंबे समय से पानी की समस्या है वहाँ। मैं आपके ऊपर भी नहीं थोप रहा हूँ इसको, लेकिन ये बड़ा लेवल का काम है, क्योंकि लंबे समय से पानी की समस्या चल रही है और उसका समाधान लंबे हिसाब से चलेगा, क्योंकि बड़ा वहाँ पे या तो आप ट्यूबवेल लगाएंगे या तो हैंडपम्प लगाएंगे। दूसरे है ना जी, उसकी जानकारी रहता है वो दिखाएंगे, वो फर्जी है। अच्छा ठीक है, ठीक ये ग्राम पंचायत में जो कोर्ट कांटा छोड़ में जो देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उसको भी हमारी भिजवा दिया जैसे पैसा नहीं एक कामना का मामला रहा है ना, वहाँ पे क्या हुआ, जल जीवन मिशन से फर्स्ट फेज का काम तो हो गया था, यहाँ पर आप जल संस्थान में जल निगम ही वहाँ पे सेकंड फेज होएगा, आप लोग परेशान है। जल निगम के तहसीलदार एक अगली बार जल निगम हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें जैसे यहाँ पे राशन का है, यहाँ पे इधर का FDI अलग है, चिन्यालीस बाजार का अलग है, हमारे बजार साइड प्रत्येक होनी चाहिए। ये आए इनफेक्ट कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो आए मेरा कुछ राशन का मामला बच्चों का जो FDI नहीं आ रही है, या मणिपुर वाले बच्चे को क्या पता होगा वहाँ। सुनो, TRDC को भी देना है, TRDC और जल विद्युत निगम भी है, प्रत्येक विभाग है, सक्षम अधिकारी है, जो थोड़ा अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी वो भी रखें। दूसरा क्या होगा सर, जो बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाते, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी एक्शन हो, ये साइड में आता है, ये बोलता सर मैं अपनी स्तर से यही कर सकूं, बाकी आप साहब से बात करो, साहब कोई फोन ही नहीं उठाते। ये गेम सर आप देखिए सभी विभागों को करो आपकी तरफ से कि फोन क्यों नहीं उठाते किसी को, ये गेम क्या करेंगे।
तो जो मेन प्रायोरिटी जो हम लोग ये पहले जो मुख्य लाइन के हम लोग होते हैं जो कि पूरे ब्लॉक को ही बंदा कर रहे हैं, उसके बाद फीडर थी, तो धीरे धीरे अभी है कुछ जगह है जो शिकायत हमारे पास आई है, जैसे डोंगल की आई है, कोई पोल गिरने वाला है, गोलन की आई है, कांसी की आई है ना, तो ये हमारे नॉलेज में है। धीरे धीरे करके जैसे रास्ता खोलता है हम धीरे करके कोशिश कर रहे हैं सब। बाकी अगर जो नए काम का प्रपोजल जो अभी हो रखे हैं फिर जो आपको बताने से बता सकता हूँ, या किसी कोई और शिकायत है जो हमारी नॉलेज में नहीं है तो बता सकते हैं। एक आपके विभाग में 2018 से कितने एप्लीकेशन मैंने आपको भी बताया था, वहीं पे बता दिया था मैंने। आप मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैंने वहीं पे बता दिया था कि आपका कार्य स्वीकृत हो रखा है और जो RDSS में शुरू होना था, अभी बरसात नहीं होगी तो हो चुका होता है यहाँ पर। व्यवस्था के लिए बोला कि व्यवस्था के खिलाफ क्या है, वो तार फिर गिरने वाले वहाँ पर घरों के ऊपर से जारी है, एक बार नहीं कई बार गिरती हो। 2018 से आप अपने ये जो स्कीम के हैं उनके बाद देखना कितनी से कितनी सीट पड़ी हुई है, मतलब आप ध्यान नहीं देते। नहीं, आपका कहना ठीक है आपका जो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपका जो वर्क स्वीकृत है विदिन 15 डेज में ये ब्लॉक में काम शुरू हो सकता है, मगर मौसम साथ दे दे, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है मौसम की वजह से नहीं आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। व्यवस्था के लिए वहाँ पर करिएगा, व्यवस्था के लिए लाइन अगर ऐसा है कि जैसे लाइनमैन को भिजवा देता हूँ आपका, एक बार दोबारा देख लेगा, लेकिन उसने काम किया था वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको पता मुझे पूरा काम किया। तीनों गार्ड गढ़वालदार है, जोगत है, इनाबागी है, जोगत कल्ला है, खिचड़ी है, बनगांव है, ये 40 साल है। ऐसे सब ये मतलब हमारे अनुभव से होते हुए मानसिक मेडिकल आ रही है, अभी नया लाइन है, उसमें कुछ शिकायत है और उसको नोट करें आप कि कुछ लोगों के मकान में कुछ चालक नहीं, मैं आपको बता दूं, किसी के मकान के ऊपर नहीं जा रहा है, अगर नहीं वो लोग शिकायत कर रहे हैं, वो बोल सड़क में भी पोल लगा रहे तो कहाँ लेके जाएंगे? अगर डेवलपमेंट करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट देने तो करना पड़ेगा। हाँ, आप मुझे एक मैं खुद जा रहा हूँ सर, किसी एक परिवार के अगर वो मकान के ऊपर जारी होगी तो आप मुझे उसमें मेरा ठहरा सकते, मैंने खुद जा रखा हूँ कई बार, वो बोल रहे थे सड़क तक मकान बनाना है। बिल्कुल नहीं, जो नई लाइन बन रही है, बनते टाइम हम किसी के मकान के ऊपर नहीं ले जाते हैं, नहीं ले जाएंगे। हाँ, और बीच लेकिन अगर लोग क्या विरोध कर रहे थे तो पहले तो वही बोलो मुझे सड़क यहाँ पे बनानी है कि मैं मकान बनाऊंगा यहाँ पे, सड़क पे नहीं लगाने दे रहे, अपने खेत है वहाँ खेतों में तो क्या बात होती है, तो मतलब नई लाइन का निर्माण करना बड़ा मुश्किल होगा। और ये जो मैं RDSS का आपको काम बता रहा हूँ, इसमें जो वर्क होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें आपका केवल जो पुरानी लाइन बनी है वो नंगी तार रखे केवल पड़नी है, इसमें कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा। अब आप ये नहीं बोलते हैं मकान में जो भी कुछ है कि नहीं मेरे मकान के ऊपर पहले जा रखे हैं, ये सारे मकान बाद में बने हैं, ये इसमें सारी GIS टैगिंग हो रखी है, तो ये अलाइनमेंट चेंज करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो खंभे सड़े होंगे सारे खड़े खंभे बदले जाएंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते एक खंभा सड़ा है तो सारे बदले जाएंगे, लेकिन उसको अलाइनमेंट चेंज कर लो, ये कर लो, इसमें तो थोड़ा माफी करते हैं आपसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 में सर बनगांव, गुजार गांव और कामदा में सर लाइट एक सप्ताह से लाइट नहीं है, आधा गांव में लाइट है, आधा में नहीं है। ये सर ये आपकी तो ये कोई ये आईडी है नहीं, गुजार गांव में है सर और बनगांव में है और कामदा में है, जहाँ पर लाइट की दिक्कत है आप नोट करो सर। दूसरा सर बनगांव, गुजार गांव और इससे पहले मैं विभाग के बारे में बताऊं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं उसके कोई आपको बता दूंगी कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। बंदरों की समस्या के लिए क्या निराकरण करना? आप एक एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में दे दीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि बंदर और सुअर बहुत ज़्यादा फसलों में नुकसान करते हैं गाँव में, उसके लिए आप मुझे जवाब बताइए। देखिए, हम बायो फेंसिंग कर सकते हैं, वहाँ पर तार बाड़ कर सकते हैं, आप एक बार एप्लीकेशन मेरे ऑफिस में दे दीजिए, तो वहाँ से हम आगे कार्रवाई करेंगे। जिस भी क्षेत्र का है आप उसका नाम, पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रधान का नाम, वहाँ पर जो क्षेत्र में कार्यरत वो अपना नाम दे दीजिए गाँव के नाम के साथ, हम आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा चलो तो देंगे, जिनका चलो उसके बाद ही बंदर नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मौज मतलब बंदर उनका नुकसान हो जाए, कोई स्कीम है मौज ये बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है, किसी को हेल्प करके उसका मुआवजा है, फसल का कोई मुआवजा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, किसी कोई नकदी फसल है, कोई टमाटर की खेती कर रहा है,
कोई काश्तकार है जिसकी जीविका उसी से चल रही है और उसके बंदर गए, उसने उसकी पूरे साल की मेहनत उसने बैठे में, तो उसके लिए कुछ वो है स्कीम है आपकी बात? चलो ठीक है, मैं वो समझ गया, वो तो रोकथाम के लिए हो गया ना। उसके लिए मतलब उस गरीब काश्तकार का अगर नुकसान बंदर करते हैं उसके लिए आपके पास मुआवजे की स्कीम है? नुकसान की ऐसी तो कोई स्कीम नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं। आगे अगर आपकी समस्या है तो हम इसको आगे रखेंगे, हमारे यहाँ पर रूल्स चेंज होते हैं अगर हम आगे। दूसरी बात मैम कि वन विभाग का मतलब जैसे मेरे गाँव में रोगी है, हमारा जंगल पटरी दिवाली रेंज में है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे जैसे जो अगर लोकल आदमी है जिस जो उसके जंगल पर सबसे ज़्यादा रखवाली वही कर रहा है, वन विभाग बाद में आएगा वो चौकी में बैठा है, कभी कभी दौड़ के आएगा, अगर कोई पेड़ गिरता है तो पहली बात तो मेरी प्राथमिकता उसको, तो मेरे गांव की बात नहीं, हर गांव में जंगल पहली बात उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात तो क्या होता है पीडी की जो प्रोसेस रखी है, बहुत पेड़ हमने ऐसे देखे अप्लाई किए वही पीडी की उसको अप्रूवल मिलते मिलते वो पेड़ वही सड़ गए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। उसकी प्रोसेसिंग इतनी लंबी है कि वो पेड़ खत्म हो गए, लेकिन वो जिस काश्तकार को चाहिए था उसको नहीं मिला। वाली तो वही कर रहा सर, दूसरे गांव वाला अगर उस गांव में जब पेड़ काटने जाता है तो उसे वन विभाग का डर बाद में, तभी उस गांव वालों को डर है कि कहीं वो फोन न कर दे वन विभाग में। तो जब वो इतनी रखवाली कर रहा है तो सबसे पहली प्राथमिकता सर वो भी गिरा हुआ पेड़ जब है तो उसको मिल जाना। हाँ, वो प्राथमिकता ये कि मिलनी चाहिए पहले। प्रोसेस लंबे का मैं आपको बता दूं प्लीज, तो आपको मिलते हैं मिलते हैं पेड़ का पेड़ तो और नियम बात है, उसने कहा कि इसे नियम होते हैं वो पेड़ तो देख रहा है वहाँ के गिरे से बदलाव लोग वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब ठीक है मैं तो सेटिंग रखता हूँ, मैं डीएम तक भी फोन करता हूँ डीएम को, लेकिन जो सेटिंग ना रखता हो उसकी एप्लीकेशन आपकी चलो रेंज ऑफिस में आ गया चाहे वहाँ पे आ गया तो उसमें उसको मिलना चाहिए, उसमें उसको ये ना गुमराह किया जाए कि अमित बाबू पे जाओ ये दीवानी वो मिलो मुझे ज़्यादा प्रोसेस ना हो, उसको मिलना चाहिए। वही कानून खड़ा नहीं बात हो गई तहसीलदार में बता रहे हैं ये निराधार नहीं है किसी चीज का। आप हमारी समस्या सुनने आए हैं, हमारा ये है जो पीडी होती है पहले लोकल व्यक्ति को मिलनी चाहिए और सरल उसमें मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पीडी की अप्रूवल कम मिलती है उससे पहले पेड़ सड़ गया। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए गांव में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है कि अगर एक को दे रहे हैं दूसरा कभी-कभी ऐसा होता है कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं एक पेड़ के, उसमें तो मैम चयन प्रक्रिया है ना, पूरा उसे मुद्दे को वही सुधारने की क्षमता है, उसमें मैम चयन प्रक्रिया है, आगे लेकर जाना पड़ता है। जब गांव में झगड़े होते हैं आपस में दो भाई दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है तो हमें कुछ चीजें फिर आगे लीगली करनी पड़ती है, अदरवाइज हम उसको क्षेत्र में सुधार सकते हैं अगर आप लोगों को उसमें मैम चयन प्रक्रिया है। मैं लिख रहा हूँ कि चलो मेरे मकान करो ना, सच में चाहिए सी कि नहीं चाहिए, नहीं है तो उसको कट कर दो। मैं उसका आपको एग्जांपल बताती हूँ, गांव के लोग क्या करते हैं, मेरे पास ये बगोड़ी वाला चलता था, एक दिन मुझे फोन आया दादी मैडम यहाँ पे एक सूखा पेड़ है हमें वो, मैंने कहा ठीक है मैं सुबह 10 बजे तक आती हूँ, मैंने मैं पहुँच जाऊँगी कि दूर है तो आने में टाइम लगेगा, इतने में वो सुबह 8 बजे वहाँ पे आरी लेके पहुँच गई, तो मुझे फोन आया कि मैडम मैं इसको काट रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पहले विजिट करना है कि सूखा है या नहीं है, हमारे जो रेगुलेशन होते हैं उन्होंने कहा आप लाओ ना हम इसको काट रहे हैं, तो ये चीजें फिर हमको तो गलत है मैम, मैं वही कह रही हूँ कि थोड़ी चीजें हमको भी रेगुलेशन करें, आप लोग कॉपरेट करेंगे तो हम आपका कॉपरेट करेंगे। जब आप अपना क्या आगे जाएगा लिखते रहेगा। हाँ तो वही है, मैं वही कह रही हूँ कि हमें लीगली उस लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप लोग हमारे साथ गाँव में ही कॉपरेट करें। आजकल हमारी जो भी हो रहे हैं जो क्षति हो रही है उनको हम आपदा के अंतर्गत इसमें बना करके रेलवे भेज रहे हैं, और बाकी भी जहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था हो पा रही है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था से पानी चलाया जा रहा है, वहाँ तो ये इसमें सर जैसे आज से नदी आ रही है पानी बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है खेतों में कटाव हो रहा है, उसमें सिंचाई विभाग भी क्या करते हैं कि मैंने पहले तो बताया इसमें सर अगर अभी भी इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहे तो श्योर आप उनको एक एप्लीकेशन दीजिएगा, अपने पेट पे दे दीजिएगा, उसके बाद हमारा ये हो जाए फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और अगर उचित होगा हम एस्टिमेट श्योर जो नदी के कारण कटाव हो रहा है सर जो खेतों में प्रोटेक्शन है वो हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई पुनः देना चाहूँगा कि आप सभी आए, आप सभी का सहयोग में जैसे इससे पूर्व मिलता रहा है वैसे मिलता रहे और ये सहयोग के काम होते हैं, जितना हमारा जब हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि
कृषि और पशुपालन एक रीढ़ माना जाता है किसी भी गांव का। उसके लिए सबसे मेन चीज एक और है कि हमें जितने हमारे कृषक बंधु हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं और विभाग के साथ एक उचित तालमेल के साथ अगर हम लोग भी काम करते हैं तो वो 100% सक्सेस होता है और इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहती है। कृषि विज्ञान भारत सरकार के अंदर जी, कृषि विज्ञान भारत सरकार के अंदर है। अब आप बताएं कि आपके इस समय क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और कितने लोगों को आपने जो है हमारे जो कृषि यंत्र वितरित किए हैं और कितने अभी बाकी हैं और कितने होंगे? अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस वर्ष में अब तक हमने लगभग कुछ योजनाएं हमारे जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसमें हम भूमि सुधार के संबंधित काम करते हैं। माननीय सदस्य जी कह रहे थे कि हमने गधेरों के लिए क्या काम किया है, खेतों के लिए क्या काम किया। हमारा अभी का जो प्रपोजल है, हम ये भूमि संरक्षण वाला भी आप कराते हैं? भूमि संरक्षण हमारे पास है, तो उसके लिए हम जो बनगांव का जो एरिया है हमारा, बनगांव में जो हमारे बनगांव गाड़ है जो हमारे कामदा बोलते हैं, जो हरेला गाड़ है हमारे लिए, तो हरेला गाड़ में हमारा इस साल का कम से कम हमने 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा। धारकोट, आपका उकोला, आपका खदाड़ा, कामदा से नीचे का जो पोर्शन है, क्योंकि कामदा से जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा नुकसान में नहीं है, जबकि एक हमारा बदाड़ा का क्षेत्र है। ये दो जो मेन क्षेत्र है हमारे, एक हमारा ये नगुलगाड़ हो गया, सिरा गडोली वाला पोर्शन। तो सिरा गडोली वाले पोर्शन में हमने पिछली बार लगभग 25 के करीब तारजाल जो होता है हमारा, तारजाल की जो संरचना होती है एक, तो उसका हमने निर्माण किया है। इससे पहले हमने बदाड़ा जो हमारी गाड़ है उसमें हमने कार्य किया है। हमारा धारकोट का जो पोर्शन है उसमें हमने लगभग बदाड़ा क्या कहते हैं आपका खदाड़ा से और उड़कोला जो पुल है मोटमार्ग, वहां तक हमारा स्वच्छात्मक कार्य हो चुका है। दूसरा, हम चिन्याली जो कि माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी चेयरमैन साहब से, बटली तुलेवाला नेरी मंडी और सर इनको मिला के लगभग हमारा 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ चुका है और जैसे हमें धन प्राप्त होता है फिर हम इसमें काम। हाँ बिल्कुल, कोई सब ठीक है जी। सबसे आपदा की जो बात आप कर रहे थे कि आपके केक टूट रहे हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे दायरे में नहीं है। हमारा जो राजस्व विभाग है, हम उसके साथ सहयोग से वो हमारा हो सकता है, वो होता भी है और उसमें मुआवजा मिलता भी है। हम आप फसल की बात कर रहे थे कि फसल में सर आप अभी क्या बोल रहे थे, पैसे किस तरह से कौन सा मुआवजा जैसे आपदा वाले ना, अगर कहीं किसी का हम कर लेते हैं, लेकिन जो मुआवजे की बात चल रही थी वो हमारे गांव में सर आप बता दो कि आपने अब जब से यहाँ पे है जी, पुराना तो आप बता पाते हैं, लेकिन जब से आप है आपने मुरोगी ग्राम सभा में वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क किया, एक योजना का नाम बता दो। नहीं, मुरोगी में रहते हैं आपकी जो हरिला कार्ड है जी, हरिला कार्ड मैं गया हूँ उसमें, लेकिन उसके साथ अगर आपको बना नुकसान हो क्या जीपीएस के माध्यम से देख सकते हैं? बिल्कुल मैं गया हूँ उसमें, मतलब फोटो आपको प्रोवाइड करवाने में दिक्कत? मैं गया हूँ उसमें, जब हमारी आपदा आई थी बीच में, तो मैं गया था जो मुरोगी से हमारा कोटरा रास्ता जाता है, मैं उसमें गया हूँ। लेकिन खेते पे हाँ खेत पे हैं, लेकिन क्या था कि उसमें हमें थोड़ा एक तो बजट की ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है वहाँ पे। तो आप हरिला कार्ड का उदाहरण ले रहे हैं सर जी, जब आप हरिला कार्ड में 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, क्या आपको नजर नहीं है? हरिला कार्ड हमारी मोदी शुरू वहीं से तो है, हरिला कार्ड से लिंक रोड जाती है मुरुकी होके और मान लो उसको, मैं कह रहा हूँ उसको दोनों को मिला के बिल्कुल हरेला गाड़ अगर हम बोल रहे हैं तो हरेला गाड़ हमारी शुरू होती ही वहीं से, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन शायद नहीं। ठीक, तो अगर हम एस्टिमेट बना रहे तो इंडिविजुअल एक गांव का तो बनाएंगे नहीं, गाड़ तो कंप्लीट है ना। अब नगुण गाड़ में हमारा इधर से गाड़ से आ गया, सच्चाई है सब जगह की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं जी,
वो सब बोलना नहीं चाहिए सर। नहीं, वहाँ पे सर जो सच्चाई है, वहाँ पे 2-4 ठेकेदार है, वो ठेकेदार कमीशन देते हैं विभाग को, और वो 20 मीटर दीवार इस बार लगाते हैं। सर एक बात पूरी मेरी बात सुन लेना, खराब होगा। वो क्या करते हैं, चलो आपसे सेटिंग वेटिंग बिठा के उन्होंने 50 मीटर दीवार इस बार लगाई, फिर अगली बार के लिए तैयार रखते हैं मामला की अगली बार 100 मीटर ले जाएंगे, और विभाग के साथ पूरा मिला हुआ है। पहली बार तो आपसे और जगह आपको क्यों नहीं दिखता है? हरिले घाट में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। पहली बार तो मैं आपको कि हरियाणा घाट स्पेशल अकेले वो किसी इंडिविजुअल गांव की तो है नहीं, है ना। इधर से सुनीदार वाला एरिया भी है, आपका बदादा वाला एरिया भी है, आपका रमोली का भी है। हरिले घाट में अगर सच्चाई देखो सर, इतने काश्तकार नहीं है, ना किसी का मकान है, सिर्फ जमीनें हैं लोगों को। जिन गाँव की मैं बात कर रहा हूँ उसमें काश्तकार भी निवास करते हैं, और उनकी खेत भी है, उनकी नोट कराओ। असल में ना एक चीज और है, वहाँ पे जो हमारे काश्तकार है खेती वो फैली हुई बहुत ठीक है। वहाँ परिवार के जो है वो ऐसा नहीं है कि एक साथ 2-4 परिवार एक साथ रहते हो, कुछ कहीं है आप वहाँ पे प्राथमिकता उस चीज को देना। आप प्रस्ताव दीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि चलो मेरे गणेश के खेत यहाँ पे तो यहाँ करो। प्राथमिकता के आधार पे जहाँ पे जो हो कुछ अभी होगा, कुछ अगली बार होगा। आप सही कह रहे हैं, आप प्रस्ताव दीजिए। यह बात सर मेरी मतलब अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह आप अगर सदन में सभी सदस्यों को ये बोलेंगे अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है आप हमें प्रस्ताव दो, हम इसका विजिट करवाएंगे, ऐसा लगता है तो हम करेंगे। आप जो है वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको इंडिविजुअल मत दीजिए, आप उसको आप प्रस्ताव दे दीजिए, ठीक है। उसमें मैं आपको 1 हफ्ते से कम का टाइम देता हूँ। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो हमारी यूनिट है वो बड़कोट है, जो हमारी यूनिट है वो बड़कोट है। यूनिट बड़कोट यूनिट में 2 ब्लॉक आते हैं, एक नौला और एक चीजानी। तो जो भी हमारे बजट की प्रोसेस है या हमारे जो आपके ड्राफ्टिंग का जो भी काम है, बजट का जो भी काम है, बड़कोट से होता है। ऐसा नहीं है कि सहयोग से नहीं, कनाल के माध्यम से पशुपालन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है सर, और इसका कुछ निराकरण में मुझे नहीं लग रही। हमारी चर्चा हो गई तहसीलदार, फिर उसका मुआवजा 200, 400, 500 रुपया हम उसमें नहीं जाते, वो मानक होगा। मैं तो आज उसके अनुसार मानक होगा। अभी देखो मतलब जिसकी नाम की जमीन 10 नाली हो बह गई, इसके लिए क्या हो सकता है कि चलो जिसकी गई गई पर इसके पीछे वालों में ना जाए। आप फसल बीमा देखो हमारे क्या अगर है ना, आप अधिक से अधिक फसल बीमा करवाइए, उसमें बहुत बढ़िया मुआवजा बीमा हमने करा दिया कि बार खेती नहीं बचा, बीमा की चीजें करें। कुछ चीजें आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। समस्या ये है जो फसलें होती हैं अगर वो 33% से ज़्यादा है तो भी देखिए मुआवजा तो सरकार बहुत कम देती है, क्योंकि वो राहत, उसका नाम ही राहत राशि है, सिर्फ राहत पहुँचाने के लिए देती है सरकार। तो 33% से ज़्यादा अगर आपका जो खाद्यान्न है अगर वो नष्ट होता है लेकिन आपदा से, तो उसमें पैसे से भी है, उसमें हम देखते हैं उसमें मेरे ख्याल से मुझे ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पर मिनिमम 2000 है, मैक्सिमम तो खैर हेक्टेयर के हिसाब से है, पर मिनिमम उसमें 2000 है, ये चीज़ है। बाकी रही ये जो आप लोग बात करें कि जो वॉश आउट हो जाता है, जो खेत वगैरह पानी वगैरह से है ना, देखो आपको मुआवजा बहुत कम मिलेगा, लेकिन वो फिर हमारे रिकॉर्ड्स में वो दरिया बुर्ज में चली जाती है, क्योंकि वो पानी आया इसलिए तो आपको मुआवजा मिला ना उसका, क्योंकि वो तो हमने कहा कि वो खेती पूरा बह गई, वहाँ पर उसको पानी ने ढक दिया, अब वो आकर्षित हो गई या वो खेती के लायक नहीं है, तो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से फिर वो दरिया बुर्ज है। और जो दरिया बुर्ज जमीन होती है फिर आपको पता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, खेती करना, वो सब अलाउ नहीं होता। तो ये कुछ सरकारी चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ पे भी सब हर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, पर कुछ चीज़ अगर सरकार देगी भी है तो आपसे बहुत सारी चीज़ें लेती भी है। तो आप लोग मतलब ठीक है, हम अभी से नहीं कहते आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, लेकिन मतलब नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती है कि फिर वो हमारे रिकॉर्ड्स में वो दरिया बुर्ज में चली जाती है। जैसे हम आपको मुआवजा दे देंगे, हम हमारे रिकॉर्ड्स में वो पूरा दरिया बुर्ज में चला जाए वो क्षेत्र, जो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल बाद जा रहे हैं फिर देख रहे हैं वहाँ पर खेत खड़ा कर दिया दोबारा से, तो उसमें फिर जो फील्ड कर्मचारी है उनके लिए फिर बहुत दिक्कत है कि आपने इसको 10 साल पहले दरिया बुर्ज कैसे दिखा दिया जब ये हुआ ही नहीं था, मुआवजा कैसे दिखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलते रहती है जो समस्या है ना, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या रहेगा, काश्तकार का भी देखा जाता है कि उसके लिए कैसे बेनिफिट है ये चीज़ें ना, तो उस हिसाब से कार्य करते हैं। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ पे ऐसा है कि जिससे फसल का रहता है, अगर जंगली जानवर वेस्ट बर्बाद करते हैं तो उसमें भी है मुआवजा, पर वो वन विभाग देता है, बाकी आपदा से है तब वो तहसील से होता है। उद्यान विभाग से उद्यान पर्यवेक्षण उसमें 80% स्टडी पे पॉली हाउस लगानी थी जो काफी समय पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा 50% सब्सिडी पे हम मशरूम वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा कीवी मिशन चल रहा है जिसमें 70% सब्सिडी पे कीवी का पालन लगा सकते हैं।
जो कीवी मिसल है वो ऐसे फार्मर की दे रहे हैं जो 2 नाली से 50 नाली के बीच अगर कीवी का उत्पादन करें उसमें से 80% सब्सिडी है। जैसे फार्मर है उसको जो धान से वो जमा करना है पोली हाउस जो किस मानक में वो किस कैसे से लगते हैं बड़े हाँ वो 50 वर्ग मीटर से स्टार्ट है जैसे आपको 50 वर्ग मीटर का लगाना है ठीक है। तो दुनिया में उसका जो खर्च बनता है वो है 19,806 ये जमा किया जाएगा ग्रामीण बैंक में। उसके अलावा ये जो खर्च है वो रहेगा कंपनी का। फिर कंपनी आपको जहाँ पे जगह है वहाँ पे पूरा हजार की बेनिफिट कर देगी पूरे से 50 उससे ऊपर जैसे 100 रुपये 500 रुपये का एक सामान लगेगा 100 रुपये 500 क्या क्या है इनमें सब 80% है अनुदान किस में आप बोलो जैसे 50 का लगा दिया आपने तो 19,000 100 हो गया आपका 37 रुपये ये 37,806 उसका 500 रुपये का मांग को भी आते हैं उसके अलावा जो योजना करते हैं उनमें भी आते हैं जो योजना में जो लाभ है और आप अपने साथ प्लेस को हमारे क्षेत्रों में जैसे कांची हो गया हमारा इधर से जोगत वाला क्षेत्र है परिवार वाला हो गया या इधर दंगों वाला क्षेत्र हो गया जहाँ जो शिमला मिर्च निकलती है शिमला मिर्च की अच्छी वैरायटियाँ मंगाए आप टमाटर की अच्छी वैरायटियाँ मंगाए वैरायटी में सर जो फार्मर चाहते हैं ना अगर फार्मर बोले कि हमें ये वैरायटी हमारे लोग जो चाहते हैं इसलिए सर कि आपने ऐसे लोकल भी इलाके रखते हैं और वो जो है लोग लगा रहे हैं भट्टे सही थे और वो कुछ और निकल रहा है मैंने देखा ऐसे कागजी नींबू दे रखा है और निकल जा रही है बहुत अच्छी क्वालिटी की हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बहुत पौधे लगाने वाली बात है ना कि आप मान लीजिए कि हमें इस वैरायटी की चाहिए तो दुकानों से तक उस वैरायटी के मंगाए जाते हैं अगर वैरायटी आप बता हमारे 8 सेक्टर है पैदावार हो सकती है वहाँ के लोगों की कौन सी डिमांड है ये तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता कि आप हमसे पूछ रहे कि हमें मैं आपको पर्सनली बात कितने लोग आएंगे आपके पास नहीं वैरायटी तो डिपार्टमेंट में मंगाते हैं सर ना अगर चार अलग तरह की सब्जी आप एक साथ बैठो खुली बैठक करो आप जैसे बीज देते हो कभी कभी आप क्या करते हैं पीछे छुड़ाने के 1 किलो दे दे और दे या ना दे इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए इस तरह की मान मेरे इधर बड़गांव क्षेत्र में या जोगत क्षेत्र में लोगों को दिखेगा कि इससे विकास पूरा सिस्टम से करें आप लोग सर एक पेड़ सर 1 महीने ज्यादा जीवित नहीं रहता है जो जीवित रहेगा एक भी पेड़ 1 महीने ज्यादा नहीं रहता कैसी क्वालिटी के लाते हैं इसके आप कंप्लेंट दे दीजिए ये करती हूँ कि जो भी हमारे मतलब हड़गांव में का क्षेत्र है 100% कार्ड जो सबमिट है अगर कोई डिमांड बेस पे मतलब डिमांड हमने डीलर को लिस्ट दे रखी है राशन के कार्ड की और डीलर के पास जो जब वो राशन लेते हैं कोई भी कार्ड धारक तो मैंने ये रखा है कि अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर रखिए और पीवीसी की डिमांड भी मिल जाएगी सभी को मैंने दी थी वहाँ से बच्चों से ना लेकिन उन्होंने बोला था कि कार्ड नंबर उसका कार्ड धारक का नाम फोन नंबर नहीं हमने तो ये करा है कि वैसे पीवीसी का मैं आपको एक बताती हूँ कि पीवीसी ऐसा है ना उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कार्ड वगैरह लेके प्रिंट आउट दे आप डिजिटल साइकिल की बात कर रहे हैं कि प्रिंट आउट मिल जाता है
मैंने उज्ज्वला गैस में अप्लाई किया था और उनका कारण था जेब का लेकर इस तरह से कभी किसी कार्ड मतलब कार्ड प्रॉपर नहीं लगा, यही था मामला। जब उसमें डिजिटल साइन है चलना चाहिए वो नहीं बिल्कुल चलेगा। या तो अपने इंस्पेक्टर से हमें भी तीनों इंस्पेक्टर है, तीनों एरिया में किसी से भी कांटेक्ट करिए, कोई मना नहीं करेगा। क्या था कि चलो राशन कार्ड हाथ से मंथली स्लिप आते थे, अब ऑनलाइन हो रखा है। अगर किसी को अपने बच्चे का आईप्रो में कुछ बनाना है, जब उसमें रात कितनी बार हुआ आप प्रिंट आउट निकाले थे, आपको इस कार्ड बनना चाहिए। आप पीबीसी बनाएंगे, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है, ऐसी चीजें हैं कि किसी की शादी होती रहेगी, कोई बहू आएगी, कोई बेटी जाएगी, वो उसके लिए हमारे गाँव को जाना पड़ता है। हमारे लिए नियरेस्ट वही है। अभी बल्कि ये जो अनमोल वाले दूसरे डीलर हैं वो भी इसके बने नहीं बार-बार चेंजेस होते रहते हैं ना, प्रिंट आउट सबसे बेहतर सॉल्यूशन हमारी क्योंकि आप पीवीसी की डिमांड करेंगे पटवारी जी ने बनाया पंचायती राज के पास। आपका विभाग क्या करता है? पब्लिक शिकायत करती पूर्ति विभाग को सीएम हेल्पलाइन में, आपका विभाग ट्रांसफर पंचायत राज को मुझे कर देता कि कार्ड बनाने की कार्रवाई जो है पंचायत राज द्वारा की जानी है, फिर हमको वापस आपको भेजना पड़ता है ऑनलाइन कार्य जो आपके विभाग द्वारा किया जाना है, आपने ही पीवीसी कार्ड बनाना है, फिर दोबारा हमको आ जाता है, वो घूमते रहता है पब्लिक परेशान। मेरे पास जितने भी कंप्लेंट आई हैं मैं अपनी शिकायतों के लिए जवाब दे रही हूँ। मेरे क्षेत्र में जितने भी कार्ड अगर ऑफलाइन कोई आया है कि मेरा कार्ड अंत्योदय में क्यों नहीं बना है, मैं उसमें लिखी हूँ कि ये काम पंचायती राज का है, ठीक है, तो ट्रांसफर। लेकिन जब पीवीसी डिमांड कर रहे हैं पीवीसी में हम अटैच कर देते हैं। पूरा महीने भर होता है, 15 दिन होता है, 10 दिन होता है, 5 दिन होता है। इसका पीडीएस कैलेंडर है के हिसाब से उसके अनुसार क्या करना होता है। हमें 21 तारीख से 30 तारीख हम एडवांस राशन डीलर को देते हैं और 1 तारीख से डीलर का रजिस्ट्रेशन वाला का मैटर आया था मेरे पास भी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, चैती सयाना बगोड़ी का मैं आपका स्वागत है। मैं दिखपाल सिंह उत्तराखंड उत्तरकाशी बगोड़ी आज श्री रणवीर सिंह महंत, श्री रणवीर सिंह, हमारी तहसीलदार मैम, हमारे बीडीओ साहब, हमारे ईबीडीओ, हमारे जी चौहान जी, भट्ट जी और हमारे पत्रकार और हमारे सभी आए हुए क्षेत्रफल सदस्यों, मैं आज इसमें आपको एक जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं अपने आपस में कॉम्बिनेशन करें और इस बात को विशेषता लिख के देखो, प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं होगी, समस्याएं तभी निदान होगी जब आप उसकी गहराई में जाओगे। हमें क्लियर पता है ही नहीं, हम उसको यहाँ उठा रहे हैं, उससे क्या दिक्कत होगी? एक तो हमारी प्रतिष्ठा में भी सवाल उठेगा, ये आदमी अधूरा, पहली बात। दूसरी बात, जिस मुद्दे को हम ला रहे हैं उसे मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये इस तरह से होगा। तहसीलदार मैम ने भी कहा कि मेरा जो है जितना मेरे को जो है जो दायरे में होगा उसमें 19-20 हो सकता है, मैं 100 से 200 नहीं करूंगी, तो होता भी नहीं। हकीकत मैं भी एक संवैधानिक पद पे हूँ और आप मेरे से चाहे कि प्रमुख जी सारा बिल खाली करके हमें लिख दे तो मेरे से भी ये नहीं होगा, तो चाहे किसी से भी हो। गणेश भाई, इस बात के लिए आप भी हम आपसे स्पेशल बोल रहे हैं कि इस तरह से मैडम का भी अपने कहना सही है। ठीक है, कहीं पे किसी के मकान की क्षति हो रही है और थोड़ा बहुत, मैडम ने ये भी कहा कि किसी फ्रंट दीवार की एक पत्थर भी निकलेगा तो हम उसका मुआवजा दे देंगे, ये भी कहा। तो इस तरह से आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने क्षेत्र की स्पेशल जो मांगे हैं, जो आपके क्षेत्र में कमियां दिख रही, प्रत्येक विभागवार अपना क्षेत्र का सदस्य लिख के लाए। हम उसको अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो हम उससे पूछ तो लें कि ये है कि नहीं है, और तथ्यवाचक होनी चाहिए। अब हम अधूरी जानकारी रखेंगे, एक तो हमारा प्रत्येक क्षेत्र में सदस्य जो है अपनी डायरी पेन लेके रहे, सदन में आ रहे हैं आप लोग, हमारे बीच में से किसी जो है विधानसभा में भी जाना है, लोकसभा में भी जा सकता है। तो इस तरह से अगर जानकारी हमारी छोटी सदन है हमारी, इस जानकारी को हम प्रायोरिटी में प्राथमिकता में लेंगे तो हम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इसी बातों के साथ आज के आए हुए सभी कर्मचारी,
सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, जय भारत।